कि कोई भी सेल को डिवाइड करना है, हाँ, मैंने बोला था सेल कैसे डिवाइड करता है, तो आपको इसके लिए पढ़ना होता है चैप्टर नंबर 8। जब चैप्टर नंबर 8 आप पढ़िएगा, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, तो वहां पे एक वर्ड आएगा कि जो भी नए सेल बनते हैं वो पुराने सेल के डिवीजन से बनते हैं। जो नया सेल बनता है पुराने सेल के डिवीजन से बनते हैं, इसी को कहते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला। जब आप चैप्टर नंबर 8 पढ़िएगा तो एक साइंटिस्ट का नाम आएगा, रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने एक थ्योरी दिया था, ये नीट के एग्जाम में आता है। रुडोल्फ विर्चो ने कौन सा थ्योरी दिया था? तो आपका आंसर होगा सेल लीनिएज थ्योरी। और ये एनसीईआरटी में बच्चा लिखा है सेल लीनिएज थ्योरी। उन्होंने बोला था कि जो नया सेल बनता है, न्यू सेल एराइज फ्रॉम, ये न्यू सेल जो दो बने वो पुराने सेल के टूटने से बनते हैं। उनका वर्ड था ओमनी सेलुला ई सेलुला। उसी को इंग्लिश में पढ़िएगा तो वर्ड आएगा सेल विल एराइज फ्रॉम, सेल विल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो पुराना सेल था उसी के डिवीजन से नया सेल का फॉर्मेशन होता है। तो ये चैप्टर नंबर 8 का हमने पॉइंट लिया, हाँ, नीट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। तो इसे क्लियर हो गया कि पुराना सेल ही डिवाइड करके नया सेल बनाता है। तो क्या तुरंत सेल डिवाइड कर जाता है? कोई सेल है तो क्या वो सेल तुरंत डिवाइड कर जाएगा? आपका आंसर होगा नहीं। ये सेल है और ये उसका न्यूक्लियस है, क्या ये सेल तुरंत डिवाइड कर जाएगा? आपका बोलेंगे नहीं। सेल को डिवाइड करने में, हाँ, सेल को डिवाइड करने में बच्चा एक उसे साइक्लिक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ये जो सेल है आपको येलो कलर का बनाया है, इसे डिवाइड करके दो सेल बनाना है ना, तो इसे एक साइकिल में जाना पड़ेगा जिसका नाम है सेल साइकिल। इस साइकिल में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, इस साइकिल में बहुत अच्छे से आपको पिछले क्लास में याद करा दिया कि ये आपका सेल है। मान लीजिए ये आपका रेड वाला सेल है, इस सेल को दो पार्ट्स में टूटना है, अंदर में व्हाइट वाला न्यूक्लियस है, तो इसे एक साइकिल में जाना पड़ेगा। सर क्यों? क्योंकि एक से दो सेल बनेगा, फिर से वो सेल डिवाइड करेगा, फिर से वो साइकिल में जाएगा, बार बार वो प्रोसेस चलते जाएगा। तो ये एक साइकिल है, इसी को आप सिंपल भाषा में सेल साइकिल कहते हो, इसी को आप सेल साइकिल कहते हैं। तो जब हमने अपनी बात की, तुम्हारे बॉडी का जो सेल है उस सेल को डिवाइड करने में जो सेल साइकिल चलेगा उसका पूरा ड्यूरेशन लगभग बच्चा 24 घंटे। हालांकि ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ना, ये बेटा ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, सेल टू सेल वैरी करेगा। एनसीईआरटी का वर्ड है बच्चा। मेरे अंदर भी बहुत तरह के सेल है, सभी सेल का अलग अलग होगा, लेकिन ऑन एवरेज हमने 24 घंटा निकाला है। जैसे एक फंगस का सेल, उस सेल को डिवाइड करने में जो सेल साइकिल चलेगा, पूरा इवेंट चलेगा, उसे 90 मिनट्स चलेगा। तो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है, सेल टू सेल वेरी करेगा। ठीक है। सेकेंड चीज, ये सेल जब डिवाइड करेगा तो इस सेल को डिवाइड करने में जो 24 घंटा लग रहा है उसका बच्चा मोर देन 23 आवर, 23 घंटे से ज्यादा जो टाइम है इस सेल को केवल तैयारी में गुजारना पड़ेगा। सेल डिवाइड नहीं करेगा अभी, सेल को बच्चा तैयारी में निकाल देगा लगभग बच्चा आपके 23 आवर। एनसीईआरटी का वर्ड है। इस तैयारी को हम लोग आई फेस कहेंगे या इंटरफेस कहेंगे, इसे आई फेस या इंटरफेस कहेंगे। आपको एनसीईआरटी में इंटरफेस, आई फेस मिलेगा। सर यहां क्या होगा? जो आपने ये ग्रीन कलर का जो बनाया है सर, ये यहां से यहां, तो यहां पर तैयारी की जाएगी, यहां पर बच्चा तैयारी की जाएगी। एनसीईआरटी का बेटा सेकंड लाइन है, इस चैप्टर का बेटा सेकंड लाइन। सर तैयारी में क्या होगा? तो ये जो सेल है बच्चा, ये जो आपको रेड वाला जो सेल दिख रहा है, इस इंटरफेस के दौरान वो अपने साइज को लगातार बढ़ाते चला जाएगा। देखिए सेल का साइज बच्चा लगातार बढ़ते चला जाएगा, सेल का ग्रोथ होगा, सेल के अंदर में जो फ्लूइड पार्ट है वो बड़े होते जाएंगे, साइटोप्लाज्म ज्यादा होते जाएगा।
अंदर में जो न्यूक्लियस है उनका भी साइज बड़ा होते जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर में होते हैं जीनोम, इनसे जीनोम जिसे आप डीएनए कहते हो, उनका अमाउंट डबल हो जाएगा। जो सेल है, इस सेल के अंदर में जो जीनोम है यानी डीएनए है, उनके अमाउंट को डबल कर दिया जाएगा। उनके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स है ना, उसे भी बच्चा हम लोग डबल करेंगे, साइज को बड़ा करेंगे, डीएनए को डबल करेंगे ना, सेल ऑर्गेनल्स के नंबर को बढ़ाएंगे। क्योंकि जब एक सेल से दो सेल बने तो उनमें डीएनए का इक्वल बंटवारा हो, उनके अंदर सेल ऑर्गेनल्स का इक्वल बंटवारा हो। तो इसी पूरे तैयारी को आप आई फेज कहते हैं। जैसे आपने बोला था, मैंने बोला था बच्चा, आपको नीट का एग्जाम देना है, जो तैयारी करना है वही आई फेज है। एग्जाम तो आप 3 घंटे में दे दोगे, एग्जाम तो बेटा 3 घंटे में दे दोगे। तो इंटरफेज में निकल जाएगा मोर देन 95% टाइम, यानी अगर 24 घंटे का है तो मोर देन 23 आवर तो यही निकल जाएगा। सर तैयारी में, इस तैयारी के दौरान उसे 3 फेज से गुजरना पड़ेगा, जिसका नाम होगा G1, जिसका नाम होगा S और जिसका नाम होगा G2। G1 बच्चा गैप 1, G2 गैप 2। एस बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर आप कहानी एग्जाम के व्यू से पढ़ेंगे, एस बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां डीएनए का अमाउंट डबल होने की बात करेंगे, जहां डीएनए अपने आप को डबल करेगा। हाँ, तो देखते कैसे डीएनए का अमाउंट डबल होगा। अब देखिए रियल में जो आप डिवीजन डिवीजन की बातें करते हो, रियल डिवीजन तो यहां से यहां होगा। रियल आपके जो डिवीजन है वो आपका कहलाएगा एम फेज, यहां सेल डिवाइड करेगा। एनसीईआरटी का वर्ड है एम फेज इज मोस्ट ड्रामेटिक फेज, एम फेज इज मोस्ट ड्रामेटिक फेज। क्योंकि जब माइक्रोस्कोप से आप देखिएगा तो यहां पर बहुत सारे इवेंट दिखेंगे। कभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटेगा, कभी क्रोमोसोम टूटेंगे, कभी आपके सेल ऑर्गेनल्स डिसअपियर हो जाएगा, कभी वापस से आ जाएंगे। तो यहां पर कई तरह के ड्रामा चलते रहेंगे। इसलिए मोस्ट ड्रामेटिक फेज है एम फेज, जिसे आप माइटोटिक फेज कहते हैं। जो आप माइटोसिस वर्ड पढ़ते हो यही तो है, रियल में माइटोसिस यही है, एम फेज। और ड्यूरेशन देखिए लेस देन 5%, तैयारी में 95% पार्ट, रियल में जो डिवीजन होगा लेस देन 5% ना। देखिए एम फेज में 2 पार्ट से गुजरेगा। एम फेज में एक वर्ड आएगा जहां सेल तो एक ही रहेगा, जहां सेल एक ही रहेगा, लेकिन न्यूक्लियस अपने आप को 2 पार्ट्स में तोड़ लेगा। इसी को हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग कहेंगे कैरियोकाइनेसिस। इसी पार्ट को क्या कहेंगे यहां से यहां, कैरियोकाइनेसिस। जहां सेल तो एक ही रहेगा, न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में टूट जाएगा। बहुत सारे इसमें इवेंट आएंगे, तो साइंटिस्ट ने उसे समझने के लिए, साइंटिस्ट ने उसे समझने के लिए उसे 4 पार्ट्स में तोड़ दिया, जिसे आप प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस के नाम से जानते हैं। तो जो न्यूक्लियस टूटेगा उसके दौरान आपको प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो एक सेल में 2 न्यूक्लियस बन गए, देख लीजिए यहां पर सेल के अंदर में 2 न्यूक्लियस बन चुके। अब हम लोग क्या करेंगे, उस सेल के साइटोप्लाज्म को तोड़ देंगे, उस सेल के साइटोप्लाज्म को तोड़ देंगे। ये सेल देखिए बच्चा, यही तो गया था सेल साइकिल में, वो 2 पार्ट्स में टूट जाएगा, तो अल्टीमेटली आपको 2 इक्वल साइज के सेल दिखेंगे, आपके 2 सेल बनते हुए दिख जाएगा। हो गया सेल डिवीजन। अब इस सेल की मर्जी कि सर फिर से मैं डिवाइड करना चाहता हूं, फिर से सेल साइकिल का पार्ट बनना चाहता हूं, फिर से करो भाई इंटरफेस, फिर से एम फेस, फिर से ये सेल डिवाइड करके 2 पार्ट्स में टूट जाएगा। तो वो सेल चाहे तो लगातार अपने आप को सेल साइकिल में रख सकता है और लगातार डिवाइड करते जाएगा, लगातार डिवाइड करते जाएगा। क्लियर है?
सेल का नंबर बढ़ रहा है, लेकिन ये सेल की मर्जी है। लेकिन अगर सेल को लगता है, यहां से देख लीजिए, वापस से सीखिए फिर से, ये जो सेल है इसे सेल साइकिल में जाना है। सेल साइकिल में गया तो सेल साइकिल में पहले तैयारी करो, इंटरफेस, ठीक है। फिर एम फेज में जाइए, न्यूक्लियस को डबल कीजिए, फिर रियल में साइटोप्लाज्म को तोड़ लीजिए और 2 सेल बन जाएगी। तो देखिए फिर से यहां पर 2 सेल बन गए, फिर से यहां पर 2 सेल बन गए। ये सेल गया था, ये सेल गए थे और ये डिवाइड करके 2 सेल बन गया। अब जो मैं बोलूंगा ध्यान से सुनना, इस साल क्वेश्चन पेपर में आया है ये, और पिछले साल भी था, बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था ये। इस सेल को बच्चा फिर से जाना है, सेल साइकिल में चले जाइए। अगर आपको फिर से डिवाइड करना है तो सेल साइकिल में ही रहिए और इंटरफेस कीजिए, एम फेस कीजिए, उसमें रहते जाइए, लगातार डिवाइड करते जाइएगा। लेकिन अगर सेल को लगता है कि अब तो नंबर बढ़ गया है, अब क्यों डिवाइड करें, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बनते जा रहे, बनते जा रहे, अब सेल को लगता है मैं डिवाइड नहीं करना चाहता, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, ध्यान से सुनना है। वो क्या करेगा, वो जो सेल है, वो सेल है बच्चा, जो नया सेल बना, उसे अब लगता है कि अब हमें डिवाइड नहीं करना है, तो वो कुछ देर तक जीवन में चलेगा। ध्यान से देखिएगा, कुछ देर तक वो जीवन में चलेगा। जीवन में थोड़ा साइज वाइज बढ़ता है, थोड़ा प्रोटीन बनते हैं, तो थोड़े देर के लिए वो जीवन फेज में रहेगा, यानी कि यहां तक वो आएगा। ध्यान से सुनना, इस साल के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए बहुत कंफ्यूजन हुआ था। थोड़े देर के लिए वो जीवन में रहेगा, सेल के साइज को बड़ा करेगा और जीवन को छोड़ देगा, जीवन को छोड़ करके बाहर निकल जाएगा। एनसीईआरटी का बेटा लाइन है ये। अगर सेल को लगता है कि अब मुझे डिवाइड नहीं करना है, 1 से 2 में बन गया, तो आप जीवन में थोड़े से पार्ट को कवर कीजिए, थोड़ा सेल वेल को बड़ा कर लीजिए, प्रोटीन वगैरह जमा कर लीजिए, और यहां से छोड़ करके आप निकल जाइए, सेल साइकिल के जीवन के पार्ट को छोड़ करके निकल जाइए। बच्चा, एनसीईआरटी का वर्ड है एग्जिट कर जाइए, जीवन से एग्जिट कर जाइए, इसी को कहते हैं जी नॉट फेज। एनसीईआरटी में ब्लैक पॉइंट से दिया है जी नॉट फेज या क्विसेंट स्टेज। अगर आपके पास एनसीईआरटी अवेलेबल होगा तो पेज नंबर 164 पे एक लाइन मिलेगा बच्चा, ब्लैक पॉइंट से, क्विसेंट स्टेज। और इसको बहुत ध्यान से समझना है, हर साल क्वेश्चन आता है, इस साल भी आया, कंट्रोवर्शियल था। मैंने क्या बोला, अगर सेल को लगातार डिवाइड कर रहा है भाई, अब उसे लगता है कि डिवाइड नहीं करना है, तो जैसे ही आपने एम फेज में कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस आया, सेल 2 पार्ट्स में टूट गया, सेल 2 पार्ट्स में टूट गए। अब उसे लगता है कि अब मैं उसे डिवाइड नहीं करना है, तो थोड़े देर के लिए वो जीवन में जाएगा, थोड़े देर के लिए जीवन में जाएगा, अपने साइज को बड़ा करेगा और यहां से एग्जिट हो जाएगा। वो जीवन को छोड़ करके बाहर निकल गया और वो चला गया जी नॉट फेज में, जिसे कहते हैं क्विसेंट स्टेज। अब वो सेल साइकिल में बच्चा नहीं है, वो जीवन को, सेल साइकिल का जीवन पार्ट है, उससे बाहर निकल गया, एनसीईआरटी का लाइन है एग्जिट कर गया। लेकिन कुछ बुक्स में ये कहता है कि वो एग्जिट नहीं किया है, कुछ बुक्स में ये कहेगा कि वो एग्जिट नहीं किया है। ध्यान से सुनना, वो एग्जिट नहीं किया है, वो जीवन में ही रह गया, सस्पेंड हो गया। ये जीवन से चला, वो एग्जिट नहीं किया, जीवन में ही अपने आप को इनएक्टिव कर, वो जीवन में ही बच्चा रह गया और अपने आप को सस्पेंड कर लिया, आगे नहीं बढ़ रहा है, वो आगे ही नहीं बढ़ रहा है। तो यहां पास आपको एग्जिट वर्ड भी मिल सकता है। जी नॉट क्या होता है, जीवन से बाहर निकल जाना, एग्जिट, एनसीईआरटी का लाइन है। या बच्चा कहीं कहीं पर आपको वर्ड मिल सकता है सस्पेंडेड, सस्पेंडेड, या कहीं पर वर्ड मिल सकता है बेटा अरेस्ट हो गया, वो जीवन में ही अरेस्ट हो गया, रुक गया, यहीं पर गाड़ी रुक गई उसकी, अब आगे बढ़ ही नहीं रहे ना। अब करना क्या है, तो नीट 2019 में क्वेश्चन आ गया कि बताइए कि जो जी नॉट है वो क्या है बच्चा, वो जीवन से एग्जिट होता है या सस्पेंड होता है। तो इसमें बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया।
अलग अलग इंस्टीट्यूट ने अलग अलग आंसर की बनाया। किसी ने बोला नहीं एनसीईआरटी का लाइन है कि देखो ना यहां से तो निकल गया है, जीवन से एग्जिट हो गया। किसी ने बोला एग्जिट करना है आंसर। किसी ने बोला नहीं नहीं एग्जिट होता ही नहीं, एग्जिट होता ही नहीं है, वो तो वही रहता है, जीवन में ही बैठ जाता है और सस्पेंड कर लेता है, अरेस्ट कर लेता है। ठीक है, तो उसका रियल अगर दोनों में आपको बोला जाए तो आप आंसर जो कीजिएगा वो एग्जिट लगाना, क्योंकि नीट ने अपने आंसर की में एग्जिट वट दिया था। नीट ने जो अपना आंसर की निकाला, ठीक है, तो इसमें कंट्रोवर्सी हो चुका है। तो इस चीज को बनाने टाइम थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिए। अब सेकेंड चीज बोलता हूं, इस साल नीट में क्वेश्चन आया कि जी नॉट कब होता है। जी नॉट कब होता है, अगर तुमने अगर पेपर दिया होगा इस बार नीट में तो ये क्वेश्चन आया था, जी नॉट कब होता है, क्वेश्चन स्टेज में सेल कब जाता है। एक ऑप्शन था जो मैंने बोला कि जी नॉट में तभी जाएगा कि जो सेल है नया बना, दो पार्ट्स में टूटा, थोड़ी देर के लिए जीवन में रहेगा और जीवन से वो बाहर निकल जाएगा, जी नॉट में पहुंच गया, वो जीवन से बाहर निकल करके जी नॉट में जाएगा। और एक ऑप्शन था जस्ट आफ्टर एम फेज, ये एम फेज यहां से यहां कंप्लीट हुआ और यहीं से वो जीवन की तरफ जी नॉट की तरफ चला गया। दो ऑप्शन गिवन थे, फिर से कंट्रोवर्सी हुआ। कुछ ने माना कि नहीं नहीं जो सेल है उसको डिवाइड नहीं करना है आप, तो वो एम फेज को कंप्लीट करते ही वो बाहर निकल जाएगा, एग्जिट हो जाएगा और जी नॉट कहलाएगा। दूसरा ऑप्शन था कि वो जीवन में जाकर के एग्जिट होगा। हाँ, तो आंसर की में ये आंसर था, जो नीट का आंसर की आया उसमें आंसर ये दिया गया कि जी नॉट कब होता है, तो बोलता है कि जीवन से बाहर निकलेगा सेल तब जी नॉट में जाएगा, जस्ट आफ्टर एमफेज नहीं कहेंगे। एमफेज हुआ तुरंत बाहर नहीं निकलता है, थोड़ी देर के लिए वो जीवन में जाता है, सेल के साइज को बड़ा करता है, प्रोटीन वगैरह बनाता है, फिर बाहर निकल जाता है। क्लियर है। अब सेकेंड चीज, जो सेल जी जो सेल जी नॉट में पहुंच गया, मान लीजिए सेल जी नॉट में पहुंच गया, तो क्या उसके अंदर में अब सेल डिवीजन की एक्टिविटी होगी? क्या उसके अंदर में एस फेज, प्रोफेज, मेटाफेज ये सब चलेगा? क्या उसके अंदर सेल का साइज फिर से बढ़ेगा? तो जो भी सेल साइकिल में काम होती है वो कोई काम अब नहीं होगा, उसके अंदर बेटा कोई काम नहीं होगा, क्योंकि उसने तो बच्चा छोड़ दिया है, उसने तो जीवन से ही बाहर निकल गया, सेल साइकिल से ही बाहर निकल गया। तो अब उनके अंदर में कोई सेल का साइज नहीं बढ़ेगा, कोई सेल ऑर्गेनल्स डबल नहीं होंगे। इसलिए एनसीईआरटी का लाइन है जी नॉट एक्चुअली में इनएक्टिव फेज है सेल साइकिल का। जो काम सेल साइकिल में होता है, सेल रहता है, सेल साइकिल में क्या होता है, सेल साइज बड़ा हो रहा है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रहे हैं, तो क्रोमोसोम ये हो रहा है, वो कोई काम नहीं होता, वो कोई काम नहीं होता, वो इनएक्टिव होगी। तो ये सेल क्या है, इनएक्टिव हो चुका है, लेकिन जिंदा है। एक चीज याद रखिएगा बेटा, जिंदा है, सेल मरा नहीं है। अगर सेल बेटा जिंदा है तो मेटाबॉलिकली क्या होगा सोचिए, ये सेल बच्चा जो बाहर निकल गया और बन गया ये तुम्हारा किडनी का सेल, ये बन गया तुम्हारा ब्रेन का सेल, लीवर का सेल। अब वो डिवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन बेटा वो डिवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन वो जिंदा है, सारा काम करेगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा। जैसे ब्रेन का सेल है तो न्यूरॉन का सेल है, तो क्या आपका मैसेज का ट्रांसफर नहीं कर रहा है, मैसेज को आने में जाने में काम नहीं कर रहा है। हार्ट का सेल है तो क्या हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं करा रहा है, सारा काम करेगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा। वो जिंदा सेल है, वो काम तो करेगा, लेकिन वो प्रोलिफरेट यानी डिवाइड नहीं करेगा। तो जो जीनोट का सेल होता है वो सारा काम करता है क्योंकि वो लिविंग है, लेकिन वो केवल डिवाइड नहीं करेगा। सिंपल। क्या आपका न्यूरॉन का सेल काम नहीं करता, वो भी जीनोट है। क्या किडनी का सेल काम नहीं करता, क्या आपका लीवर का सेल काम नहीं करता, सर करते हैं क्योंकि लिविंग सेल है, बस वो डिवाइड नहीं करता। अब यहां पर एक मैं वर्ड यूज करूंगा, बहुत ही ध्यान से सीखिएगा, बहुत ही ध्यान से सीखना है, और यहां पर बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है। सेल को अब डिवाइड नहीं करना है तो भैया आप निकल जाओ बाहर, निकल जाओ बाहर, मना कौन किया है, निकल जाओ बाहर, और चला गया बेटा जी नॉट में। अब वो सेल डिवाइड नहीं करेगा, अपना प्रोटीन बना रहा है, सब कुछ काम कर रहा है,
बस वो डिवाइड नहीं करेगा। क्या सर ये हमेशा के लिए बाहर निकल गया? क्या सर ये हमेशा के लिए बाहर निकल गया? तो बहुत अच्छे से समझिएगा। जैसे बेटा आपका स्किन सेल, ये स्किन सेल है, आपके स्किन का सेल जी नॉट फेज में। कौन सा फेज में? जी नॉट में। आपका स्किन सेल किस में? जी नॉट फेज में। कल आप गए और कहीं से टक्कर खा गए, आपका स्किन बेटा छिल गया, स्किन छिल गए, यहाँ के 100 सेल 100 सेल बेटा डैमेज हो गए, खराब हो गए, लॉस हो गया, मर गए ना, हटा दिया मैंने। तो अब उसको रिपेयर करना है, वहां पर नए सेल बनना है। तो जो स्किन सेल है वो बोलेगा कैसे हम डिवाइड करें भाई, हम तो जी नॉट में, हम तो जी नॉट में, और यहाँ पर सेल तो बगल वाले क्या हो गया, वहां पर लॉस हो गया है, डैमेज हो गया है। तो वो सेल बच्चा वापस से लौट जाएगा, वो बेटा वापस से लौट जाएगा सेल साइकिल में, वो वापस से लौट जाएगा। इसलिए एनसीईआरटी में एक फिगर को थोड़ा ध्यान से देखिए। एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर जी नॉट में क्या दिया है कि सेल यहां से जीवन से निकला निकला और जरूरत पड़ा तो वो वापस से लौट भी सकता है। एरो को देखिए बेटा, एरो को देखिए, वो बाहर निकल गया और एग्जिट हुआ, वापस से वो लौट भी सकता है, लौट भी सकता है जरूरत पड़ा तो। जैसे तुम्हारा लीवर सेल, वो डैमेज हो गया, सेल मर गए, तो वहां का सेल वापस से कैसा था, अभी जी नॉट में था, तो वो वापस से सेल साइकिल में इंटर कर जाएगा, फिर से डिवाइड करना स्टार्ट करेगा। तो ये परमानेंट नहीं गया था, ये बेटा जी नॉट में परमानेंट नहीं गए थे, जी नॉट में था, परमानेंटली नहीं गया था, टेम्पररी गए थे, जरूरत पड़ा तो वापस लौट गए। लेकिन आपका जो न्यूरॉन का सेल है बच्चा, न्यूरॉन का सेल है, हार्ट का सेल है, हार्ट का सेल है, न्यूरॉन का सेल है, तो न्यूरॉन का सेल बेटा हमेशा के लिए सेल साइकिल को छोड़ चुका है, हमेशा के लिए वो जी नॉट में चला गया परमानेंटली। अगर बगल वाला न्यूरॉन सेल अगर टूट भी जाए, खराब भी हो जाए, तो पुराना वाला सेल जो है वो डिवाइड कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो हमेशा के लिए परमानेंटली वो जी नॉट में जा चुका है, वो कभी भी अब जी नॉट में वापस नहीं जाएगा, परमानेंटली वो बाहर निकल चुका है। इसी तरह से आपका जो हार्ट का सेल है, हार्ट का सेल है, वो कभी भी अब वापस से सेल साइकिल में इंटर नहीं करेगा, यानी वापस से डिवाइड नहीं करेगा। तो जो जी नॉट है वो सेल टू सेल डिपेंड कर रहा है, कुछ सेलों में वो परमानेंट जा चुका है, वो कभी भी अब सेल साइकिल का पार्ट नहीं बनेगा, कभी लाइफ में डिवाइड नहीं करेगा, और कुछ जरूरत पड़ा तो हम वापस से आ जाएंगे भाई, वो बेटा टेम्पररी होगी, सिंपल। कभी कभी कोई घर छोड़ करके हमेशा के लिए चले जाते, हमेशा के लिए घर छोड़ दिया, कभी अब वापस नहीं आएंगे। और कुछ लोग हैं चले गए भाई दिल्ली, अमेरिका, वापस से घर पे आ जाएंगे, 1 साल 2 साल 5 साल जॉब किया, वापस से आ गए भाई, मन नहीं लग रहा है, तो सेम ऐसे ही समझिए, ऐसे ही समझिए भाई। तो आपका याद रखना है टेम्पररी में कौन है बच्चा, आपका स्किन सेल हो गया, लीवर सेल हो गया, किडनी सेल हुआ, जरूरत पड़ा फिर से डिवाइड करेंगे, फिर से हम लोग लौट जाएंगे सेल साइकिल में। लेकिन जो आपका हार्ट का सेल है, जो आपका न्यूरॉन का सेल है, वो कभी भी अब वापस लौटेगा नहीं सेल साइकिल में, वो अब कभी भी लौटेगा नहीं, वो परमानेंटली जी नॉट में जा चुका है, कितना भी कर लो ये सेल बेटा अब डिवाइड नहीं करेगा। तो यहां से आपको 2 क्वेश्चन बहुत ध्यान से करने, कि जो सेल जीवन से निकल करके जी नॉट में चला गया वो एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो उसका आंसर बहुत ध्यान से करना है। वो सेल बेटा मरा थोड़ी है, वो सेल डिवाइड कर रहा था, डिवाइड करते करते अब बोर हो गया, अब बोलेगा चलो अब न्यूरॉन का सेल बन जाते हैं, न्यूरॉन का सेल बन गया, तो क्या न्यूरॉन का सेल काम नहीं कर रहा है, वो सारा काम कर रहा है, बस वो डिवाइड नहीं कर रहा है, उसके अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, जो करना था बच्चा, जो करने थे सब कुछ कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, मेटाबॉलिज्म सब कुछ कर रहा है, सारे एक्टिविटीज कर रहे हैं, बस वो डिवाइड नहीं करेगा। तो जी नॉट को ये मत मान लीजिएगा कि वो इनएक्टिव, ये क्या है, उसको ये मत मान लीजिएगा बच्चा कि मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है, नहीं एक्टिव है, सारे काम हो रहे हैं एक्सेप्ट डिवीजन को छोड़ करके। हार्ट का सेल काम नहीं कर रहा है, क्या किडनी का सेल काम नहीं कर रहा है, सारा काम कर रहा है, सारा सेल काम कर रहा है, बस वो डिवाइड नहीं कर रहा है। सेकेंड, और जी नॉट
दो तरह के, हो सकता है वो हमेशा के लिए बाहर निकल जाए तो परमानेंट, और हो सकता है कि वो टेम्पररी बाहर निकले, जरूरत पड़ा तो वो वापस से उसका पार्ट बन जाएगा, तो इसे कहेंगे टेम्पररी जी नॉट या क्यूसेंट स्टेज। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो पेज नंबर 164 पे ये पूरी कहानी को अच्छे से समझ लीजिए। हर साल क्वेश्चन आया है, हर साल बच्चा क्वेश्चन आया है, और एनसीईआरटी में देख लीजिए, नई एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो आपको देखो बच्चा यहाँ पर जीवन लिखा होगा और यहाँ पर ऐसे बनाया होगा एरो, यानी कि जी नॉट जो है बाहर निकला टेम्पररी और वापस से उसका पार्ट बन सकता है। जनरली टेम्पररी वाले ही होते हैं जी नॉट, लेकिन कुछ सेल हमेशा के लिए बाहर निकल जाएंगे और वापस नहीं लौटेंगे। तो यही कहानी है। चलो फटाफट किसे किसे समझ में आ गया ये जी नॉट वाली कहानी? बहुत ही आसान सी है। ठीक है, तो मेरे से कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत ही आसान सी कहानी। ठीक है, तो अब रीति समझ में आ गया, लीवर सेल डिवाइड करेगा या नहीं करेगा। अगर लीवर सेल को जरूरत पड़ा, वो जी नॉट में है, तो सेल साइकिल में लौट जाएगा और वो डिवीजन करेगा, वो डिवीजन करेगा। लेकिन किडनी का सेल भी करेगा, स्किन सेल भी करेगा, लेकिन न्यूरॉन का सेल कभी भी अब डिवाइड नहीं करेगा, वो परमानेंटली सेल साइकिल को छोड़ चुका है। चलो ठीक है, तो मेरे में से ये गड़बड़ नहीं करोगे। और वहां पर अंडरलाइन कर लीजिए, एक लाइन लिखा है एनसीईआरटी ने कि जी नॉट परमानेंट होता है या टेम्पररी होता है, ध्यान रखिएगा। तो बोले दोनों तरह का मिल सकता है। और मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। सोचो ना, क्या तुम्हारे हार्ट सेल में रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है? क्या यहाँ एटीपी नहीं बन रहे? क्या वहां एंजाइम काम नहीं कर रहा है? सारा काम हो रहा है, सारा काम हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है। बस वो सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, और करना भी नहीं चाहिए। अरे भाई, लीवर का, आपका हार्ट का सेल डिवाइड करते जाएगा तो भाई तो हार्ट तो बड़ा होते चला जाएगा। इतना जगह है आपके पास, हार्ट का एक साइज है, और बोले सर ये तो लगातार डिवाइड करना चाहिए। अरे क्या करोगे, हार्ट इतना बड़ा है और बड़ा होगा, और क्या करने वाले हो भाई? और हार्ट सेल डैमेज कैसे होगा? हार्ट सेल डैमेज कैसे हो जाएगा? इसलिए सब कुछ सोच समझ करके किया गया। हार्ट सेल का भी डैमेज ही नहीं होने वाला है, तो रिपेयर करने की क्या जरूरत है? हाँ, स्किन सेल डैमेज हो सकता है, तो रिपेयर करने की जरूरत है। इसलिए न्यूरॉन सेल भी कभी रिपेयर नहीं हो सकता। एक बार बेटा आपका लॉस हो गया एक्सीडेंट में, मान लिया 100 न्यूरॉन सेल खत्म हो गए, तो वापस से आप रिप्लेस पुराना वाला न्यूरॉन सेल करके नहीं करेगा। चलो ठीक है, तो मेरे में से यहां तक सभी को क्लियर है। अब हम लोग डिटेल करें, जो मैंने आपको सेल साइकिल बताया था, अब इसके डिटेल में हम लोग चलते जाएं। सेल साइकिल को मैंने आपको प्रिपरेशन वाले आई फेज में, ध्यान से सुन लो, कहानी को फटाफट सीखो, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं ये सब सारी बात। और एक मैंने बोला था आपको एम फेज, एक बोला था बच्चा एम फेज, एकदम इजी है। ठीक है, आई फेज में क्या बोला, इस सेल को डिवाइड करना था, इस सेल को डिवाइड करना था, तो आई फेज के नाम पे उसने अपने सेल के साइज को बड़ा कर लिया, न्यूक्लियस के साइज को बड़ा कर लिया, डीएनए के अमाउंट को बड़ा डबल कर लिया। यही आई फेज था। इस दौरान उसे बच्चा जीवन से गुजरना पड़ा, एस से गुजरना पड़ा, और किससे गुजरना पड़ा, G2 से। हम इन तीनों पे डिटेल से बातें करेंगे। हम जीवन में क्या हुआ इस पे बात करेंगे, एस में क्या हुआ इस पे बात करेंगे, G2 में क्या हुआ इस पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब ये सेल प्रिपेयर हो चुका है पूरी तरह से, तो अब ये सेल पहले अपने अंदर के न्यूक्लियस को दो पार्ट्स में तोड़ देगा। सभी को मालूम, न्यूक्लियस का टूटना कैरियोकाइनेसिस। तो एम फेज को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस दो पार्ट्स में टूट गया। ठीक है, अब इनके अंदर क्या होगा, तो सर अब तो लास्ट फेज आ गया, जहां पास साइटोप्लाज्म अलग हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और सेल दो पार्ट्स में
टूट गया, देख लीजिए, तो इसे हम लोग कहेंगे सीके, साइटोकाइनेसिस। बस यही तो होना है। और ये पूरा का पूरा कहानी, ये पूरा का पूरा यहां से कहानी बच्चा देख लीजिए, सीरीज ऑफ इवेंट में नहीं हो रहा है कि पहले तैयारी करो, तैयारी करने के बाद में न्यूक्लियस को पहले तोड़िए, न्यूक्लियस टूट गया तो अंदर के जो फ्लूइड है उसको तोड़ लीजिए और सेल दो पार्ट्स में टूट गया। तो यही पूरा तो आपका सेल साइकिल है, यही पूरा तो आपका सेल साइकिल है। अब हर पॉइंट्स पे ना, हर पॉइंट्स पे आपको डिटेल में जानना है, हर पॉइंट्स में आपको डिटेल से जानना है। तो डिटेल में जाना है तो देखिए, ध्यान से सुनिए, चीजों को समझिए, हाँ रट्टा मत मारिएगा। G1 S और G2 की कहानी सीखते हैं। तो मैंने बोला था कि ये जो सेल है उसको तैयारी करना है भाई, और तैयारी में उसने 95% टाइम निकाल दिया। तो अभी का टॉपिक है हमारा इंटरफेज में क्या हुआ, अभी का टॉपिक है हमारा यहां से यहां आखिर हुआ क्या। तो इंटरफेस को स्टार्टिंग में साइंटिस्ट लोग मानते थे कि यहां कोई काम नहीं होता, वो इनएक्टिव है, क्योंकि यहां पर कोई बच्चा न्यूक्लियस नहीं टूट रहा है, कोई क्रोमोसोम टूट नहीं रहे ना, कोई सेल ऑर्गेनल्स यहां पर डिसअपियर अपियर तो हो नहीं रहा, ऐसा कुछ नहीं दिखता। तो साइंटिस्ट को लगता था कि ये बेटा इनएक्टिव है। स्टार्टिंग में साइंटिस्ट लोगों को लगता था कि जो आई फेज है वो इनएक्टिव है, लेकिन बाद में पता चला अरे सबसे ज्यादा यही काम हो रहा है, पूरा प्रिपरेशन हो रहा है, पूरा प्रोटीन बन रहे, डीएनए डबल हो रहा है, सेल ऑर्गेनल्स डबल हो रहे, साइज बढ़ रहा है। तो ये बच्चा में अब के हिसाब से मोस्ट एक्टिव फेज है। तो स्टार्टिंग में साइंटिस्ट को लगता था इनएक्टिव है, लेकिन अब तो पता चला मोस्ट एक्टिव है। ठीक है, देखिए, तो हमने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अच्छे से समझिएगा। एक का नाम G1 था, एक का नाम S था और एक का नाम G2 था, ध्यान से। और इस वाले पार्ट का नाम था बच्चा M फेज। तो G1 को हम लोग पोस्ट माइटोटिक फेज कह सकते हैं क्या? ध्यान से सुनिए, G1 M के बाद में आ रहा है। G1 का पोजीशन देखिए सर, M फेज हुआ, सेल दो पार्ट्स में टूट गया, फिर से ये सेल डिवाइड करना चाहता है, तो M फेज के बाद में इस सेल को कहां से गुजरना पड़ेगा? सेल साइकिल में G1 का पोजीशन देखिए, तो सर M फेज के बाद है, तो पोस्ट माइटोटिक फेज कह सकते हैं G1 को। पोस्ट मतलब बाद में, G1 के बाद आता है। इसी को हम प्री सिंथेटिक फेज कह सकते हैं क्या? क्योंकि S से पहले आ रहा है, ये S है, S से पहले कौन है? G1 है, तो हम इसे प्री सिंथेटिक फेज कह सकते हैं। इसका मतलब सिंथेटिक फेज, उससे पहले G1 आया, प्री सिंथेटिक, M के बाद आया तो पोस्ट M फेज कह सकते हैं। नहीं आया तो G1 को गैप 1 कह दीजिए, गैप 1 कह दीजिए, खत्म, गैप 1 फेज, एनसीईआरटी का लाइन। सर होता क्या है? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन, सर होता क्या है? ध्यान से सुनना, सबसे मेन इवेंट बेटा एस फेज है, सबसे मेन जो काम हो रहा है वो एस फेज में हो रहा है, सबसे मेन काम एस फेज में हो रहा है। डीएनए डबल हो रहे, डीएनए बेटा डबल हो रहा है, तो डीएनए डबल होना, डीएनए रेप्लिकेशन होना एक बहुत ही एनर्जेटिक प्रोसेस है, बहुत ताकत लगेगा, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड लगेंगे, एंजाइम चाहिए, आरएनए चाहिए, प्रोटीन चाहिए। अब पढ़ते हो ना कि डीएनए रेप्लिकेशन में कई तरह के एंजाइम की जरूरत होती है, बहुत सारे एटीपी की जरूरत होती है। तो सारा तैयारी बच्चा जीवन संभालेगा। देख लो, समझ लो, एस में क्या हो रहा है? उस आदमी का इंगेजमेंट हो रहा है, एस फेज में उस आदमी का इंगेजमेंट। एम फेज में बेटा शादी, मैरिज, एम फॉर मैरिज। तो शादी से पहले क्या होगा? इंगेजमेंट। तो इंगेजमेंट की तैयारी जीवन संभालेगा और मैरिज की तैयारी G2 संभालेगा। आसान हो गया। मेन बेटा एस फेज है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। और रियल में सेल कहां डिवाइड करता है? एम फेज में। तो एम को मैरिज मान लो और एस को बेटा सगाई मान लो, एस फॉर सगाई।
तो सगाई की तैयारी जीवन संभालेगा और शादी की तैयारी G2 संभालेगा। तो सगाई से पहले क्या होता है सर, घर में फंक्शन होगा, क्योंकि सगाई कल है तो फंक्शन बेटा तैयार कीजिए। तो एस में डीएनए डबल हो जाएंगे। तो इस डीएनए किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड से। इसलिए जीवन में न्यूक्लियोटाइड का नंबर, न्यूक्लियोटाइड बनेंगे, नए न्यूक्लियोटाइड बनेंगे, नया प्रोटीन बनेगा क्योंकि रेप्लिकेशन कराना है, नया आरएनए बनेंगे, एंजाइम्स बनेंगे जिससे डीएनए रेप्लिकेट कर सके। और डीएनए का रेप्लिकेशन बहुत ही एनर्जेटिक है, बहुत एटीपी चाहिए, तो हम लोग ढेर सारा एटीपी बनाएंगे। और एनसीईआरटी का लाइन है बच्चे, जो सेल का साइज है, जो सेल का साइज है वो बेटा बड़ा हो जाएगा। सेल का साइज कंटिन्यूअसली, ध्यान से सुनना, पूरे इंटरफेज में सेल का साइज लगातार बढ़ते रहेगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि बीच में रुक गया, जीवन में हो गया, चलो सेल का साइज बड़ा हो गया, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो सेल का साइज बड़ा होगा, इस फेज में भी लिखिएगा सेल का साइज बड़ा होगा, क्योंकि G2 में भी होगा, लगातार सेल का साइज बड़ा हो रहा है। ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल, ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला? मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल, सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनल्स है, मैक्सिमम सेल ऑर्गेनल्स आपके जीवन में डबल हो जाएंगे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डबल हो जाओ, प्लांट सेल है प्लास्टिड डबल हो जाओ। तो जो भी सेल ऑर्गेनल्स है उनका डबलिंग हो जाएगा जीवन में, जीवन में। तो मेरे में से इतना याद रखिए। सर इसमें क्या होगा? तो इसको बहुत अच्छे से समझते, इसको बहुत ही अच्छे से समझते, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो ना, मेन तो एस है ना, इसको बहुत अच्छे से समझते। तो मैंने ये आपका इंटरफेस बनाया, ये जीवन था, और इसको आप समझिए अच्छे से, ये G2 है। ठीक है, ध्यान से ना। मान लीजिए बच्चा ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है, बहुत अच्छे से बता रहा हूं, अच्छे से फोकस करना, ये क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम है, बोले ठीक है। कहानी कहां की है? तो जीवन की। एस में क्या होगा? ध्यान से, इसके अंदर बेटा एक डीएनए का मॉलिक्यूल बैठा हुआ है, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो बैठा हुआ है, क्रोमोसोम है, उसके अंदर में डीएनए बैठा हुआ है। बोले ठीक है सर, एस में क्या होगा? ध्यान से सुनना। देखिए क्रोमोसोम जो है वो एक ही रहेगा, लेकिन उसके आर्म्स बच्चा, हाथ डबल हो जाएंगे, यानी क्रोमैटिड जो है वो डबल हो जाएगा। ध्यान से देखिए, क्रोमोसोम अभी तक एक ही है, दो क्रोमोसोम नहीं हुए, क्रोमोसोम एक ही है। लेकिन अब डीएनए को देखिए, एक डीएनए इस आर्म में बैठा, इस क्रोमैटिड में, आर्म को क्रोमैटिड कहते हैं, और एक जो डीएनए है इस आर्म के अंदर बैठ गया। तो क्या बच्चा डीएनए का एक मॉलिक्यूल दो नहीं बने? क्या डीएनए का एक मॉलिक्यूल दो नहीं बना? डीएनए का डबलिंग हो गया। इसलिए एनसीईआरटी का लाइन है कि मान लीजिए कि जीवन में 2C है, डीएनए का अमाउंट बेटा 2C है, डीएनए इसमें डबल हो गए, तो क्या यहां मैं 4C नहीं लिख सकता हूं? क्या मैं यहां 4C नहीं लिख सकता हूं? एकदम लिख सकते हैं। क्वेश्चन में आएगा यहां 8 पिकोग्राम डीएनए है, जीवन में 8 पिकोग्राम है, इसमें कितना होगा? बोलिएगा 16 हो जाएगा। अगर यहां पर 100 ग्राम डीएनए है तो इसमें 200 ग्राम हो जाएगा। अरे भाई डीएनए डबल हो जाएगा। देख लीजिए, अब देखिए सर क्रोमोसोम का नंबर, चलिए देखते हैं। मैंने बोला था पिछले क्लास में, सबसे अच्छा तरीका है कि एक बेटा कुल्हाड़ी लो, अपना एक हाथ काट लो, अपना एक हाथ काट लो, ठीक है, आराम से सोचो कि तुम्हारे पास एक ही हाथ है और तुम्हारा नाम क्रोमोसोम। वो जीवन में कहानी थी, और इस हाथ में बेटा डीएनए बैठा है। इसमें क्या करेंगे? एक आर्टिफिशियल हाथ लगा देंगे, एक बेटा बना बनाया हुआ आर्टिफिशियल हाथ लगा देंगे। तो क्या बच्चा तुम दो हो जाओगे? क्या तुम दो हो जाओगे? बोले नहीं सर, पहले एक हाथ था। क्रोमोसोम सर पहले मोनाड थे, एक क्रोमैटिड था, अब उस क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड हो गए, एक इधर देखो एक इधर देखो, अभी भी क्रोमोसोम एक ही है।
तो क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं होता, क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं होता। अगर क्रोमोसोम यहां 2n था तो यहां भी 2n ही रहेंगे, 2n ही रहेंगे। तो 4n मत कर दीजिएगा। क्रोमोसोम यहां देखिए एक है, यहां दो है, दो नहीं है। यहां बेटा क्रोमोसोम एक ही है, वो डायाड वाला है, दो क्रोमैटिड वाला है, और पहले में एक क्रोमैटिड वाला है। इसलिए कभी क्वेश्चन आ जाता है कि क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड होते हैं, तो आप क्वेश्चन बोलिए, ये बताओ पहले कि क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड है, एक या दो। बोलोगे क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है। बोले कैसे? पहले ये बताओ कहां पूछ रहे हो, जीवन का पूछ रहे हो, इसका पूछ रहे हो? अगर जीवन का पूछ रहे हो तो ये बेटा एक क्रोमोसोम के एक ही क्रोमैटिड होते, हो गया। अगर इसका पूछ रहे हो तो एक क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड होते हैं। अब क्लियर हो गया? उसी क्रोमोसोम के अंदर ये जो क्रोमैटिड है उसके अंदर कौन बैठा है? डीएनए, एक धागा। इसमें डीएनए के दो धागे बन गए, तो डीएनए डबल नहीं हुआ, डीएनए का अमाउंट डबल हो गया, क्रोमोसोम अभी भी सेम है। अगर यहां 46 क्रोमोसोम थे तुम्हारे तो यहां भी 46 ही रहेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी में बहुत अच्छा सा लाइन है, अमाउंट ऑफ डीएनए विल डबल, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा लेकिन क्रोमोसोम तो सेम रहेंगे। तुम्हारे घर में 46 आदमी को लाओ और सबका एक एक हाथ काट दो, सबका एक एक हाथ काट दो और रूम में बैठा दो और उसका नाम दो ये जीवन है। उस रूम का नाम क्या है बेटा? जीवन। सभी आदमी के पास एक एक हाथ है, मुनाड है वो। अब दूसरे रूम में लेते जाओ और सभी आदमी का एक और हैंड जोड़ दो, एक और हाथ जोड़ दो। अब मैं पूछूंगा उस रूम में कितने आदमी है? बोले सर आदमी तो 46 ही हैं लेकिन दो दो हाथ वाले हैं। यही तो मैं बोल रहा हूं, आदमी का नंबर यानी क्रोमोसोम का नंबर सेम है लेकिन हाथ डबल हो गए यानी डीएनए डबल हो गया। तो कोई गड़बड़ नहीं करना है। इसलिए इस फेज में मेन काम पूछा जाए तो आप लिख करके आइएगा डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए अपने आप को डबल करेगा, अपने अमाउंट को डबल करेगा। और डीएनए पे याद कीजिए, डीएनए पे बच्चा निगेटिव चार्ज होता है। आप लोगों को थोड़ा बहुत तो आता है ना, डीएनए पे कैसा चार्ज? निगेटिव। इसलिए उसे न्यूट्रलाइज भी करना है। तो इसी एस फेज में बच्चा, इसी एस फेज में डीएनए के साथ में न्यूट्रलाइज करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन चाहिए। याद करो क्लास 12th में पढ़ा था, डीएनए कुछ जुड़ जाता है, कुछ न्यूक्लियोसोम बन जाते हैं। हाँ, तो डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है, डीएनए तुमने डबल बना दिया, अरे तो दूसरा डीएनए क्या ऐसे ही रहेगा? उसको न्यूट्रलाइज करना है। तो इस फेज में दूसरा काम होगा हिस्टोन प्रोटीन बनाना, हिस्टोन प्रोटीन बनाना। याद रहेगा, कोई गड़बड़ तो नहीं करोगे? हिस्टोन प्रोटीन बनाना दूसरा काम। और तीसरा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। यहां डीएनए डबल हो गया, चलो भैया क्रोमो डबल हो गए। लेकिन इस फेज में एक और काम होता है, एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसका नाम है सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम स्टार्टिंग में बच्चा एक रहता है, इस फेज में सेंट्रोजोम दो बन जाएंगे। न्यूक्लियस के बाहर जो साइटोप्लाज्म है वहां पर एक सेल ऑर्गेनल होता है सेंट्रोजोम, वो एक होता है, एक सेल में एक ही होते, लेकिन हमें दो सेंट्रोजोम की जरूरत है। यही सेंट्रोजोम बच्चा इस पोल पे चला जाएगा, इस पोल पे चला जाएगा और कुछ स्पिंडल फाइबर बनाएंगे, स्पिंडल फाइबर बनाएंगे, तो सेल को दो सेंट्रोजोम की जरूरत पड़ेगी। तो इसी इस फेज में आपका सेंट्रोजोम डबल हो जाएगा। लेकिन बहुत अच्छा सा लाइन है, ध्यान से सुनिएगा, ये सेंट्रोजोम केवल पाया जाता है, केवल पाया जाता है एनिमल सेल में। ये सेंट्रोजोम केवल पाया जाता है एनिमल सेल में, प्लांट सेल में सेंट्रोजोम होते ही नहीं है। तो अगर प्लांट सेल में पूछा जाए तो बोले सेंट्रोजोम है ही नहीं तो डबल क्यों होगा? तो तुम बोलोगे सर वहां फिर स्पिंडल फाइबर कौन बनाएगा? सेंट्रोजोम तो है नहीं, ये स्टिल अननोन है, ये अभी तक अननोन मैकेनिज्म है कि प्लांट के अंदर स्पिंडल फाइबर कैसे बनते।
एनिमल में तो समझ में आता है कि सेंट्रोजोम है, एक इस पोल पे एक इस पोल पे, दो सेंट्रोजोम, दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर बन गए। प्लांट में सेंट्रोजोम होता ही नहीं। तो तुम बोल सकते हैं सर सेंट्रोजोम होता है नहीं तो स्पिंडल फाइबर, नहीं पता है किसी को, तुम भी मत करो। तो आपको फिर से मैं बोल देता हूं, इसमें 3 काम याद रखिएगा, डीएनए रेप्लिकेशन, हिस्टोन प्रोटीन बनेगा और सेंट्रोजोम डबल हो जाएगा। ये तीनों वर्ड एनसीईआरटी में गिवन है, तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। बोले ठीक है सर, एक कंफ्यूजन है, डीएनए सारे के सारे रेप्लिकेट इस फेज में होंगे। अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन गया, थोड़ा टफ क्वेश्चन बना तो ध्यान से सुनिएगा। ये सेल है और थोड़ा लॉजिकल सोचो, ये न्यूक्लियस है और बाहर में साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस के अंदर में ये डीएनए बैठा हुआ है, ये डीएनए बैठा हुआ है। सर क्या सेल के अंदर में केवल न्यूक्लियस में ही डीएनए होते हैं? आंसर नो। सेल के अंदर में न्यूक्लियस के बाहर जो साइटोप्लाज्म है वहां माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक स्ट्रक्चर है, वहां एक प्लास्टिड नाम का स्ट्रक्चर है, उनके अंदर में भी डीएनए होता है, उनके अंदर में भी बच्चा डीएनए होते हैं। तो डीएनए 99% जो डीएनए वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। इसे कहते हैं न्यूक्लियर डीएनए, इसे कहते हैं न्यूक्लियर डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर में ही डीएनए है। लेकिन कुछ डीएनए न्यूक्लियस के बाहर है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर कह सकते हो, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर कह सकते हो, माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड में होता है। आप सेल चैप्टर में पढ़ते भी तो हो, ध्यान से जो मैं बोलूंगा ध्यान से सुनिएगा। इस फेज में न्यूक्लियर डीएनए का डबलिंग होगा, इस फेज में न्यूक्लियर डीएनए का डबलिंग होगा। न्यूक्लियस के अंदर का जो डीएनए है वो अपने आप को डबल करेंगे। 99% डीएनए न्यूक्लियस के अंदर ही है, वो सारा डीएनए डबल इस फेज में होगा। तो सर जो न्यूक्लियस के बाहर वाले माइटोकॉन्ड्रिया वाले, तो माइटोकॉन्ड्रिया वाला डीएनए बेटा कभी भी, माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए वो कभी भी रेप्लिकेट हो सकता है, वो G1 में भी हो सकता है, एस में भी हो सकता है और वो बेटा G2 में भी हो सकता है। वो इंटरफेस के किसी पार्ट में रेप्लिकेट कर सकता है, लेकिन न्यूक्लियस का डीएनए बेटा फिक्स है, वो जब भी डबल होगा वो इस फेज में ही होगा। तो जनरली हम लिख देते हैं डीएनए कहां रेप्लिकेट हुआ, तो आपका कहने का मतलब न्यूक्लियर डीएनए कहां हुआ, इस फेज में। लेकिन एकदम एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन बन जाए कि न्यूक्लियस के बाहर का जो डीएनए, तो बोलिएगा कभी भी हो सकता है, G1 में भी हो सकता है, एस में भी हो सकता है, G2 में भी। सर क्यों? जब माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करेगा तब अपने आप के डीएनए को डबल करेगा। तो G1 में मैंने क्या बोला, माइटोकॉन्ड्रिया डबल होने लगा, माइटोकॉन्ड्रिया डबल हो रहा है तो डीएनए डबल हो रहे, इसमें भी दिखेगा, G2 में भी दिखेगा। तो ये याद रखिएगा, न्यूक्लियस के बाहर का डीएनए कभी भी डबल हो सकता है, लेकिन न्यूक्लियस का डीएनए बेटा फिक्स्ड है इस फेज में, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो इसको बहुत अच्छे से करना है। बोले ठीक है सर G2 में क्या होगा, तो मैंने फिर से बोला G2 में क्या होगा। एस का तो मेरे में से क्लियर है, 3 ही काम याद रखना है। एस में बच्चा फिर से रिपीट कर दूं, 3 ही काम याद रखना, डीएनए डबल, यानी तुम्हारे 2 हाथ हो जाएंगे, सिंपल। तुम्हारे पास एक हाथ था, 2 हाथ हो गए, एक हाथ में डीएनए था, इसमें भी इसी का डीएनए डबल होकर के इसमें चला गया, डीएनए का रेप्लिकेशन। 2C था तो 4C हो गए, अगर 4C होगा तो 8C हो जाएंगे, ठीक है। आदमी डबल नहीं होगा सर, डीएनए पे तो नेगेटिव चार्ज है, इसलिए उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन भी एस फेज में बनेंगे। और सेल को डिवाइड करने के लिए रस्सी चाहिए बच्चा, स्पिंडल फाइबर उसे कहते हैं। सर कौन बनाएगा, नाम है सेंट्रोजोम, सेल में एक ही होता है, इसलिए सेंट्रोजोम को 2 बनाया जाएगा कि दोनों तरफ चला जाए, रस्सी बनाए फिर खींच करके अलग कर देंगे। कहानी तो बड़ा सिंपल है, लेकिन सेंट्रोजोम केवल होगा आपके एनिमल सेल में, प्लांट में नहीं होगा।
कि सेल वाले चैप्टर में भी सिखाऊं। चलिए G2 में क्या है सर? G2 में कुछ नहीं, तुम बेटा तुम्हारे पास 2 हाथ है, अभी भी 2 ही हाथ रहेंगे। तुम्हारे पास 2 हाथ है, अभी भी 2 ही हाथ है, टेंशन मत लो। G2 में कोई हाथ वाथ का अलग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए डीएनए आपका बच्चा लोग यहां भी 4C ही होगा। G2 में, G1 में कितना था? तो सर 2C था, S में 4C, G2 में भी 4C, कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ, क्रोमोसोम कितना है? 1। G1 में कितना है? 1। S में कितना है? 1। G2 में कितना है? 1। सिंपल। तुम्हारा सेल बच्चा 46 क्रोमोसोम है, G1 में 46, S में 46, G2 में भी 46, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। देख लो, एक क्रोमोसोम था यहां, S में भी एक ही क्रोमोसोम है, 2 डंडी वाले, G2 में भी एक ही क्रोमोसोम है, 2 डंडी वाले। क्रोमोसोम तो एक ही है, आदमी तो एक ही है, उसके 2 हाथ हो गए। G2 में कोई टेंशन। तो सर G2 करेगा क्या? सर G2 करेगा क्या? बेटा G2 क्या करेगा? सुनिए, एम फॉर मैरिज, ये बेटा शादी की तैयारी कर, एम फॉर मैरिज, शादी की तैयारी है। और ये बेटा जीवन क्या कर रहा था? ये सगाई की, हाँ एस सगाई, तो ये बेटा सगाई की तैयारी, एम कौन? जीवन। शादी की तैयारी G2। तो बोले सर कौन सी तैयारी? अरे बेटा पैसा वैसा चाहिए, एटीपी चाहिए, बोले हाँ। एंजाइम चाहिए, बोले हाँ। प्रोटीन चाहिए, हाँ। और जब आप क्रोमोसोम को बेटा तोड़ोगे, स्पिंडल फाइबर चाहिए। स्पिंडल फाइबर कहां से बनेगा? तो G2 में बेटा टिब्यूलिन प्रोटीन बनेंगे, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। G2 में क्या बनेगा? टिब्यूलिन प्रोटीन। इसी टिब्यूलिन प्रोटीन से जुड़ने से बाद में स्पिंडल फाइबर नाम का रस्सी बनने वाला है। तो रस्सी का जो छोटा छोटा टुकड़ा है, छोटा छोटा जो टुकड़ा है, रस्सी किससे बना है? टिब्यूलिन प्रोटीन से। तो टिब्यूलिन प्रोटीन कौन बनाएगा? G2 बनाएगा। कौन बनाएगा बेटा? G2 बनाएगा, क्योंकि मैरिज के टाइम में, हाँ एम फेस में हम लोग स्पिंडल फाइबर बनाने की बात करें, तो मेरे में से यहां तक किसी बच्चे को G2 में कोई दिक्कत नहीं। बस दिमाग में रखना है, एस इंपॉर्टेंट है, डीएनए बनेगा तो डीएनए की तैयारी जीवन संभालेगा। एम फेज में सेल डिवाइड करेगा, उसकी तैयारी G2 संभालेगा। खत्म, खत्म हो गया। अब हमें रियल में जाना है एम फेज में। अब रियल में हमें पढ़ना है ये एम फेज, जिसे मैंने कहा मोस्ट ड्रामेटिक फेज। मैं नहीं कह रहा हूं, एनसीईआरटी में लिखा है, सबसे ज्यादा ड्रामा चलने वाला है। तो अब कौन कौन बच्चा रेडी है भाई यहां तक एम फेज पढ़ने के लिए? चलो फटाफट हैंड रेस करो। अब कहानी क्लियर है ना? कहानी बेटा क्लियर होगी तभी चीजें समझ आएगी। चलो मेरे में से समझ में आ गया, G1, S और G2 में अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रीति पिछले, अरे अमाउंट ऑफ डीएनए को C से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ C से कंटेंट, अमाउंट बोलो, अमाउंट कंटेंट एक ही चीज है। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर जीवन के अंदर में 4 पिकोग्राम डीएनए था, अगर जीवन के अंदर में 4 पिकोग्राम डीएनए था, तो G2 में कितना पिकोग्राम डीएनए होगा? चलो फटाफट बताओ। अगर जीवन में 4 पिकोग्राम डीएनए था तो G2 में कितना होगा? बोलो। अगर जीवन में 4 पिकोग्राम डीएनए था तो G2 के अंदर में कितना होगा? अरे भाई जीवन में कितना था? 4 पिकोग्राम। एस में कितना हुआ होगा? एस में डीएनए डबल होता है तो 8 पिकोग्राम, तो G2 में भी 8 पिकोग्राम। अरे तुम लोग, सिमरन इतना भी नहीं आ रहा है? ये बेटा बचपन में नहीं सीखा है, 4 का डबल 8 होता है। ठीक है, तो आंसर करो ना, तब तो पता चलेगा, क्वेश्चन यही तो आते हैं।
चलो बताओ, G1 में अमाउंट ऑफ डीएनए 2C था, अमाउंट ऑफ डीएनए 2C था, तो G2 में अमाउंट ऑफ डीएनए कितना होगा? G1 में 2C है, G2 में बताइए कितना होगा? ठीक है, तो बोलेंगे सर एस में ही G2 4C हो जाएगा, तो G2 में भी 4C होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर तुम्हारे एक सेल में 46 क्रोमोसोम है, G1 में 46 क्रोमोसोम है, तो G2 में कितने क्रोमोसोम होंगे? तुम्हारे एक सेल के अंदर में 46 क्रोमोसोम है, तो बताइए G2 के अंदर में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा? 46 होंगे, 92 होगा या 23 होंगे? 46 होंगे, 92 होगा या 23 होंगे? तो बहुत आसान है सर, क्रोमोसोम थोड़ी ना डबल हो रहा है, क्रोमोसोम तो सर सेम ही रहता है। चलिए ठीक है, ए मालविका 92 कहां से आ गया भाई? अरे भाई, अरे मैंने क्या बोला था, तुम्हारे घर में 46 लोगों को पकड़ के लाइए और सबका एक एक हाथ काट दो, सबका एक एक हाथ काट दो। कितने लोग हो गए? 46। एक कमरे में बंद कर दो, उस कमरे में लिख दो जीवन है, उस कमरे का क्या नाम है? जीवन। और जाकर के अब पूछो जीवन में कितने लोग हैं, तो बोलेगा 46 लोग हैं। अब उस कमरे से निकालो, दूसरे कमरे में डाल दो, उस रूम का नाम है एस फेस। और हर आदमी का क्या करो, एक एक हाथ आर्टिफिशियल लगा दो। अब बोलो इस फेज में आदमी कितने हो गए? आदमी कितने हो गए? तो बोले 46 ही है। आदमी के अंदर में डीएनए डबल हो गया, क्योंकि अब दो दो हाथ वाले आदमी हो गए, तो अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो गए। अब सभी आदमी को निकालो, G2 में डाल दो। G2 में क्या होता है? क्रोमोसोम पे कोई असर नहीं पड़ेगा, डीएनए पे कोई असर नहीं पड़ेगा, सेम रहेंगे। वहां तो प्रोटीन बन रहा है, वहां तो आपके क्या बन रहे हैं? एटीपी बन रहा है, वहां तो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन बन रहा है, आपके क्रोमोसोम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ। अब देखिए, तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, आपका जो क्वेश्चन अमाउंट ऑफ डीएनए से आता है वो न्यूक्लियस के डीएनए से, बाहर के डीएनए से अगर पूछना होगा तो लिख देंगे एग्जाम पेपर में। अगर डीएनए पूछा गया कहां डबल होता है, तो आपको सोचना है वो न्यूक्लियर डीएनए की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस के डीएनए की बात कर रहे हैं। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब कैरियोकाइनेसिस में पहले आएगा आपका प्रोफेज। आसान है, तो प्रोफेज समझने से अच्छा है कि पहले हमने एक G2 का फिगर बनाए। ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी में 3 फिगर मिलेंगे, आसान है। देखिए ध्यान से, ये आपका G2 है, ये आपका प्रोफेज है, और ये आपका प्रोफेज है। सर आपने प्रोफेज 2 बार बना दिया, क्योंकि एनसीईआरटी ने भी 2 बार बनाए, आपके एनसीईआरटी ने भी प्रोफेज को 2 बार बनाए। एक का नाम दिया अर्ली प्रोफेज, अर्ली मतलब पहले, स्टार्टिंग वाला प्रोफेज, और एक का नाम दिया है लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज एनसीईआरटी में 2 फिगर है, तो हमने भी 2 बना दी। ठीक है, और डिफरेंस पूछा जाएगा अर्ली और लेट में, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बोलो ठीक है, जो मैं बोलूंगा ध्यान से सुनना है। ये रेड वाला आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये रेड वाला आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसके अंदर में डीएनए जो है, डीएनए कहां होता है? क्रोमोसोम के अंदर। तो जो क्रोमोसोम है बच्चा अभी उलझा हुआ है, उलझा हुआ है, डीकंडेंस्ड है, इसे क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं। इसे बेटा क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं, फाइबर की तरह, रेशे की तरह दिखता है ना। G2 के अंदर में जो आपका क्रोमोसोम जो है वो फाइबर नुमा दिखता है, धागे की तरह दिखता है। मान लिया आपके 46 क्रोमोसोम है, तो मैं उसी को 46 क्रोमैटिन फाइबर कहने वाला हूं। जो क्रोमोसोम होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, अभी रेसे नुमा, हाँ, तो उसी को क्रोमोसोम आप कहिएगा, मैं उसे बेटा अभी नाम देता हूं क्रोमैटिन फाइबर। वो फाइबर लाइक दिख रहे, रेसे की तरह दिख रहे, ध्यान से सुनना।
तो कंफ्यूज नहीं होगा इस चैप्टर में बेटा। जिसे आप क्रोमोसोम कहते हैं, सबको अच्छे से आता है क्रोमोसोम क्या होता है, हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है, सबको आता है। लेकिन ये अभी कहानी बच्चा, अभी कहानी जो है वो रियल में क्या है ना, जो क्रोमोसोम है ना वो अभी धागे नुमा दिख रहा है ना, पतला धागे की तरह दिख रहा है, और सभी बेटा 46 आपस में उलझे हुए। तो ये बॉल लाइक इस तरह का दिख रहा है, दिख रहा है क्या 46? मुझे तो नहीं दिख रहा है 46 कहां पास है, सभी एक दूसरे से उलझे हुए हैं। तो जो क्रोमोसोम अभी बेटा पतला धागे नुमा होता है उसी को कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर मेरे लिए क्रोमैटिन फाइबर है, आपको बच्चा इसी को आप क्रोमोसोम कह सकते हो, इसी को आप क्रोमोसोम कहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इक्विवेलेंट है बच्चा, इक्विवेलेंट है, दोनों एक ही चीज है। बस अगर सुलझ गया, साफ सुथरा दिखने लगा, मोटा ताजा दिखने लगा तो क्रोमोसोम कहिएगा, और अगर मोटा ताजा नहीं दिख रहा है, साफ सुथरा नहीं दिख रहा है, उलझा हुआ दिख रहा है तो फाइबर कह दीजिएगा। तो आपके अंदर 46 क्रोमैटिन फाइबर है, इसी को 46 क्रोमोसोम कहिए। ठीक है सर, अर्ली प्रोफेज में क्या होगा, अर्ली प्रोफेज में क्या होगा? तो आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले बच्चे, ये सेंट्रोजोम है, सेंट्रोजोम है, दो बन चुके, सेंट्रोजोम है दो, वो तो इसमें ही बन चुके थे, दो बन चुके साइटोप्लाज्म में। सर अर्ली प्रोफेज में क्या होगा और लेट में क्या होगा, इसमें डिफरेंस बताइए। चलिए देखते हैं, इस डिफरेंस से क्वेश्चन 100% आएगा। अर्ली में देखिएगा कि जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो इंटैक्ट है, अर्ली में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है, उसके साथ में जुटा हुआ है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके साथ में जुटा हुआ है गोल्जी बॉडी। ठीक है, वहां पास क्या है, गोल्जी बॉडी है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अंदर में बच्चा न्यूक्लियोलस है, अंदर में न्यूक्लियोलस है। सर लेट में, चलिए यही तो मैं बता रहा हूं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेटा धीरे धीरे टूटते हुए दिखेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को जब देखिएगा तो ये बेटा टूटते हुए दिखेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे टूटते हुए दिखेगा। तो लेट प्रोफेज समझ में आ रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे टूट रहे हैं, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, टूट रहा है ना। जो आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे वो डिसअपियर हो गए, जो आपके गोल्जी बॉडी थे वो डिसअपियर हो गए, गायब हो गए, गायब हो गए। न्यूक्लियोलस था, गायब हो गया। तो आपको चार चीजें समझ में आई लेट प्रोफेज में, चार चीजें। सर क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब टूट रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब टूट रहा है, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। अभी एनसीईआरटी में देखिएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को टूटते हुए दिखा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर, गोल्जी बॉडी डिसअपियर, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर में एक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलस, डिसअपियर, डिसअपियर। तो आप पहचान लोगे? बोले हाँ आप तो पहचान लेंगे सर, बहुत आसान सा है। सर अंदर में वो क्रोमैटिन फाइबर का क्या कहानी है? सर ये जो क्रोमैटिन फाइबर धागे नुमा, अर्ली प्रोफेज में बेटा कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, जो क्रोमैटिन फाइबर जो 46 थे वो धीरे धीरे बच्चा मोटे होने लगेंगे, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, और जब कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा तो धीरे धीरे बच्चा वो क्रोमोसोम का रूप लेने लगेंगे, लेने लगेंगे धीरे धीरे, पूरी तरह से लेट मिलेगा। देखिए तो मान लीजिए यहां पर हम 4 क्रोमोसोम लेते, क्योंकि मेरे पास ज्यादा जगह नहीं है ना तो 46 में बनाता, 46 बनाता। तो ये आपके बेटा 4 जो क्रोमोसोम है, पहले क्या थे, फाइबर के फॉर्म में थे, अब स्टार्ट करके क्या, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन ऐसे समझिए, आसान बता रहा हूं, ये देखिए ये क्रोमैटिन फाइबर है इतना बड़ा, इसको मोटा कर दीजिए, एक के ऊपर एक, एक उलझाते जाइए, उलझाते जाइए, उलझाते जाइए, तो उलझाते जाओगे भाई तो साइज छोटा नहीं हो जाएगा, साइज छोटा नहीं हो जाएगा, और ये मोटे नहीं हो जाएंगे, क्या ये मोटे नहीं हो जाएंगे, और ये क्रोमोसोम का रूप लेना स्टार्ट करेगा, स्टार्ट टू कंडेंस। और हर क्रोमोसोम में देखिए दो दो क्रोमैटिड वाले दिख रहे हैं, अभी
लेकिन अभी तो कंडेंसेशन चल रहा है ना, चल रहा है। देखिए एनसीईआरटी में फिगर, लेट प्रोफेज में कंडेंसेशन और हो जाएगा, लेट प्रोफेज में कंडेंसेशन और हो जाएंगे। अब देखिए आप क्लियर, आपको कुछ चीजें पता चलेगी। अब बच्चा आपको देखिए, और कंडेंसेशन हुआ, क्रोमोसोम का रूप और साफ सुथरा लेने लगे एकदम बच्चा, क्रोमैटिड वगैरह आपको दिख रहे। तो लेट और अर्ली में डिफरेंस कर लीजिएगा। अर्ली से जैसे ही लेट में जा रहा है तो कंडेंसेशन और हो गया, कंडेंस और हो गए, और क्लियर अब दिखने लगे हैं। जो हर क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड अब क्लियर दिखना स्टार्ट हो गए। न्यूक्लियोलस डिसअपियर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर, गोल्जी बॉडी डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रहा है, टूट रहा है, खत्म हो रहा है, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। तो ये आपकी लेट प्रोफेज की कहानी है, लेट प्रोफेज की कहानी है, ये बेटा अर्ली प्रोफेज की कहानी है। चलिए ध्यान से सुनिएगा। जो आपका सेंट्रोजोम है, दो हो चुके बच्चा, सेंट्रोजोम आपके दो हो चुके थे। ये दोनों सेंट्रोजोम एक दूसरे से अपोजिट, यानी कि एक को जाना है यहां, एक को जाना है यहां, तो एक दूसरे से अपोजिट बेटा जाने लगेंगे। जो दो सेंट्रोजोम थे, यहां देखिए दो सेंट्रोजोम थे, दे स्टार्ट टू मूव, वो बेटा मूव करने लगे एक दूसरे से अवे, एक दूसरे से दूर होने लगे। एक इस तरफ जाने लगा और एक इस तरफ जाने लगा। आया समझ में? दोनों एक दूसरे से दूर होने लगे। क्लियर है? और लेट प्रोफेज आते आते तो ये सेंट्रोजोम यहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएंगे, और ये बच्चा यहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएंगे। तो वो बेटा अब अपोजिट पोल की तरफ पहुंच चुके हैं। हाँ, अभी चलना स्टार्ट हुआ था, अब बेटा पहुंच चुके हैं वहां तक। तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। ध्यान से सुनिए, जो मैं बोलूंगा ध्यान से सुनना है। जो सेंट्रोजोम है बच्चा, कुछ फाइबर लाइक, सेंट्रोजोम जो होता है वो बेटा कुछ फाइबर लाइक रेज निकालता है, फाइबर लाइक रेज निकालता है। ये देखिए फाइबर लाइक रेज दिख रहा है? बोले हाँ सर दिख रहा है। क्या बेटा आपको रेड वाला फाइबर लाइक रेज दिख रहा है? बोले सर हाँ दिख रहा है सर, दिख रहा है, दिख रहा है, आंखें हैं हमारी पास। यहां भी बना देता हूं भाई। ये देखो सेंट्रोजोम में होता क्या है, ये देखिए, एक होता है बच्चा सेंट्रियोल, एक सेल ऑर्गेनल है बच्चा सेंट्रियोल। 1 मिनट और साफ करता हूं कि हमेशा के लिए क्लैरिटी तुम्हारा आ जाए। ये बच्चा एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है सेंट्रियोल रॉड लाइक। एक और स्ट्रक्चर है बच्चा जिसका नाम है सेंट्रियोल। कितने सेंट्रियोल हो गए सर? 2 हो गए। तो मैं पेयर कह सकता हूं क्या बच्चा? मैं इसे पेयर कह सकता हूं। 2 क्या है? सेंट्रियोल है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी कि एक इधर है एक उसके परपेंडिकुलर है। बोले हाँ सर है। दोनों पेयर को, दोनों पेयर को मैं कहूंगा बेटा सेंट्रोजोम। यानी ये एक सेंट्रियोल, ये एक सेंट्रियोल, मिलाकर के क्या कहा बच्चा? सेंट्रोजोम। ठीक है? अब सेंट्रोजोम से बच्चा यहां पर रेज लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है, रेज लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है। इस रेज लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं एस्ट्रल रे, एस्ट्रल रे, एस्ट्रल रे। क्यों स्टार की तरह दिखेगा? चारों तरफ से रेज निकल रहा है, स्टार की तरह दिख रहा है, एस्ट्रल रे। फिर से मैं बोल रहा हूं, एस्ट्रल रे मतलब जो रेज लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है, पीला वाला। एस्ट्रल रे प्लस सेंट्रोजोम, प्लस सेंट्रोजोम, प्लस सेंट्रोजोम, दोनों को मिला दीजिए, दोनों को मिला दीजिए, तो स्ट्रक्चर कहलाएगा बच्चा एस्टर। क्या कहलाएगा? एस्टर, ASTER, एस्टर कहलाएगा। अब वापस से बताइए, ये बच्चा जो मैंने ये बनाया, ये बेटा एक एस्टर है, एस्टर है, एस्टर है।
एनिमल सेल में 2 एस्टर नहीं होते क्या? देख लीजिए 2 एस्टर नहीं दिख रहा है एनिमल सेल में, 2 एस्टर नहीं दिख रहे? बोले हाँ सर दिख तो रहे। इसलिए एनिमल सेल के अंदर में 2 एस्टर बनते हैं, इसलिए एनिमल सेल के माइटोसिस को हम लोग कहेंगे बेटा एम्फी एस्ट्रल नेचर का है। एम्फी मतलब बोथ, दोनों पोल पे एक एक एस्टर है, तो नाम हो गया बेटा एम्फी एस्ट्रल। प्लांट में क्या बनेंगे? प्लांट में बेटा सेंट्रोसोम तो होता ही नहीं है, उसका डबलिंग होता ही नहीं है, दोनों पोल पे कोई सेंट्रोसोम होगा ही नहीं, दोनों पोल पे कोई सेंट्रोसोम नहीं है, कोई एस्टर नहीं है, कोई एस्ट्रल रेज नहीं है। तो प्लांट में जब माइटोसिस होगा तो हम लोग कहेंगे वहां तो इनेस्ट्रल हुआ है। ए मतलब नॉट, इनेस्ट्रल हुआ है, वहां कोई एस्टर वगैरह नहीं बने, इनेस्ट्रल। ये जब क्वेश्चन बनाएंगे वर्ड आएगा। सेंट्रोसोम अपने आप को डबल कर लिया, कहा? इस फेज में, G2 में बैठा रहा। अर्ली प्रोफेज में स्टार्ट टू मूव, एक दूसरे के दूर जाने लगे, और लेट आते आते तक बच्चा अपोजिट पोल पे पहुंच चुके हैं। तो एनिमल सेल बोलेगा मेरे दोनों पोल पे एक एक एस्टर आ चुका है, रेस प्लस सेंट्रोसोम एस्टर कहलाएगा। तो एक ऊपर एक नीचे, तो वो बोलेगा भाई हम तो एम्फी एस्टर है, दो दो। और प्लांट सेल बोलेगा मेरे अंदर तो ये सब होता ही नहीं, मेरे अंदर ये सब होता ही नहीं, ए नेस्ट्रल, ए नेस्ट्रल होता है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। तो अर्ली प्रोफेस लेट प्रोफेस क्लियर है, अर्ली प्रोफेस लेट प्रोफेस क्लियर है सभी को, कुछ भी दिक्कत नहीं है। लेट प्रोफेस आते आते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रहा है, न्यूक्लियोलस खत्म, गोल्जी बॉडी खत्म, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म हो चुके हैं, क्रोमोसोम बेटा कंडेंस हो गया, अब विजुअलाइज दिख रहा है, क्लियर कट उसके क्रोमैटिड वगैरह दिख रहे। और जो सेंट्रोसोम है, जो एस्टर मैंने कहा, वो बेटा दोनों पोल पे पहुंच चुके, दोनों पोल पे पहुंच चुके। ये हो गया आपका लेट प्रोफेस की कहानी। ध्यान से, सर मेटाफेज कब कहेंगे? एनसीईआरटी का लाइन है बच्चा, अब मेटाफेज आएगा, प्रोफेज खत्म हो गया तो अब मेटाफेज आएगा। सर मेटाफेज कब कहेंगे? तो एक लाइन में सीखिए, 1 लाइन का आंसर है। देखिए जो मैं बोलूंगा ध्यान से फोकस कर। न्यूक्लियस के अंदर में बेटा जो फ्लूइड होते हैं ना, उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस का फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म, और बाहर में जो फ्लूइड है बेटा उसका नाम है साइटोप्लाज्म। बाहर के फ्लूइड को साइटोप्लाज्म कहते हैं, तो सभी को आता है ना, न्यूक्लियस का फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म, बाहर का फ्लूइड, बाहर का फ्लूइड साइटोप्लाज्म। बहुत आसान है। लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो गया, लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो गया, तो क्या बच्चा न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिक्स नहीं हो गए? अगर बीच में मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से खत्म कर दिया, लेट प्रोफेज में लगभग टूट चुका था, अब पूरी तरह से टूट करके खत्म हो जाएंगे, तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म क्या बेटा मिक्स नहीं हो जाएंगे? दे इनडिस्टिंग्विश्ड, वो एक दूसरे में मर्ज कर जाएंगे। यही पहचान है प्रोफेज के कंप्लीशन की, खत्म होने की, और मेटाफेज की शुरुआत की। फिर से बोल, लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो रहे, टूट रहे, खत्म हो रहे, एक टाइम आएगा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जैसे ही खत्म हुआ तो न्यूक्लियस के फ्लूइड, बाहर के फ्लूइड दोनों मिक्स हो जाएंगे, अब वो इनडिस्टिंग्विश्ड हो गए, अब पहचान नहीं सकते हो कि कौन न्यूक्लियोप्लाज्म है कौन साइटोप्लाज्म है, ये तो मिक्स हो गए भाई। वही चीज पहचान है कि अब प्रोफेज खत्म है, अब मेटाफेज स्टार्ट ले चुका है। ये एनसीईआरटी में बेटा पॉइंट में गिवन है, तो यहां तक कोई कंफ्यूजन क्रिएट भी नहीं करना है, क्योंकि समझ में आ गई चीजें। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से कि अब हम लोग मेटाफेज में पहुंच रहे हैं,
और मेटाफेज में एनसीईआरटी ने 3 फिगर बनाया, नहीं 2 फिगर बनाए, हम भी 2 बनाएंगे। बोले सर क्या क्या? ट्रांजिशन टू मेटाफेज, जैसे ही मेटाफेज में एंट्री मारिएगा, प्रोफेज खत्म, अब मेटाफेज की स्टार्ट होगी, तो क्या होगा मेटाफेज में ना, और मीड मेटाफेज जो मेन मेटाफेज है वहां क्या होगा? मेटाफेज मेन तो ये वाला फिगर है, और ये बेटा ट्रांजिशन है, मतलब जैसे ही एंट्री की आपने मेटाफेज में तो क्या दिखेगा? बहुत ही आसान है, ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज। एनसीईआरटी में 2 फिगर है, हम 2 पढ़ेंगे। सर होगा क्या? अरे बहुत आसान है। आपके जो 46 क्रोमोसोम थे, 46 तो यहां बनाना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने 4 ही बनाया कि चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। ये 46 क्रोमोसोम जो अभी हमने बनाया, 4 ही बनाया, तो ये क्रोमोसोम बेटा कहीं भी बिखरे पड़े, कहीं भी बिखरे पड़े, इस तरह के कहीं भी बिखरे पड़े, यहां है, कोई यहां है, कहीं भी बिखरे पड़े होंगे भाई, कहीं भी बिखरे पड़े होंगे, ठीक है, कहीं भी बिखरे पड़े, कंडेंस हो चुका है, बिखरे पड़े सभी। ध्यान से सुनिएगा, ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज में क्या होगा? जो आपके एस्टर रेज, एस्टर एस्टर बच्चा, एस्टर रेज प्लस सेंट्रोसोम एस्टर रेज ना प्लस सेंट्रोसोम एस्टर, उन्होंने बच्चा अब स्पिंडल फाइबर बनाना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने अब स्पिंडल फाइबर बनाना स्टार्ट कर दिया। बोले अच्छी बात है, स्पिंडल फाइबर बनेगा, हाँ बनेगा। सर स्पिंडल फाइबर क्या है? रस्सी, स्पिंडल फाइबर बेटा रस्सी। तो यहां से स्पिंडल फाइबर चला, एक पोल से चला दूसरे पोल तक पहुंच गए, एक पोल से चला दूसरे पोल तक पहुंच गए, कहीं पर बीच में किसी से बाइंड नहीं किया है, एक से चला दूसरे तक पहुंच गए, कंटिन्यूअस, क्या नाम कहेंगे? कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, एक से दूसरे पोल तक टच कर गया, रस्सी वहां से वहां टच की। लेकिन कुछ स्पिंडल फाइबर जाएंगे और बेटा सेंट्रोजोम, जो बच्चा आपका क्रोमोजोम के से बाइंड कर जाएगा। सर क्रोमोजोम से कैसे बाइंड करेगा? ध्यान से सुनिएगा, यहां पर क्लियर कर रहा हूं इस स्ट्रक्चर को। ये बेटा क्रोमोजोम है आपका, ये क्रोमैटिड, ये बेटा दूसरा क्रोमैटिड, क्लियर है? दोनों दिख रहे, आराम से दिख रहे क्रोमैटिड आपको। जो मैं बोलूंगा ध्यान से फोकस करना, ये बच्चा होता है सेंट्रोमियर, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइए, सेंट्रोमियर है जिससे दोनों क्रोमैटिड जुटे हैं। दोनों आर्म को कौन जोड़ के रखा है? सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर के बाहर में कुछ प्रोटीन के स्ट्रक्चर है, प्रोटीन के बेटा स्ट्रक्चर है जो चारों तरफ से सेंट्रोमियर को कवर कर रहा है, ठीक है? ये आपके एनसीईआरटी में बेटा फिगर है, सेल वाले चैप्टर में, सेल के चैप्टर पढ़िएगा ना, वहां क्रोमोसोम का फिगर आएगा, ऐसे ही होगा। इसका नाम है बेटा काइनेटोकोर, ये व्हाइट वाला जो है इसका नाम है काइनेटोकोर, काइनेटोकोर। तो ये काइनेटोकोर जो है, काइनेटोकोर है, तो जो आपके रस्सी बच्चा, रस्सी जो रेड कलर से बनाया था, वो देखिए यहां पर आपका एस्टर है, यहां पर एस्टर है, तो जो एस्टर है बच्चा उसने क्या बनाया? रस्सी बनाया, तो ये बेटा रस्सी का नाम स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर गया और काइनेटिव कोर से जुड़ गया, काइनेटिव कोर से बेटा जुड़ गए, इधर से रस्सी गया, ये भी काइनेटिव कोर से जाके चिपक गया, काइनेटिव कोर से चिपक गया। तो क्वेश्चन ये आया था, काइनेटिव कोर का फंक्शन क्या होता है? काइनेटिव कोर का फंक्शन क्या है? तो बोला वो साइट है जो बेटा स्पिंडल फाइबर से जुड़ता है, क्रोमोसोम का वो जगह जहां से स्पिंडल फाइबर जुड़ता है, प्रोटीन का बना है, प्रोटीन का बना है, और स्पिंडल फाइबर से वो जोड़ने में हेल्प करता है, उसी जगह से स्पिंडल फाइबर जाके जुड़ता है। तो यही हुआ है बच्चे, यही हुआ है, यहां से देखो स्पिंडल फाइबर चले और जाकर के क्रोमोसोम से जुड़ गए, स्पिंडल फाइबर चले और क्रोमोसोम से जाके जुड़ गए। लेकिन ध्यान से एनसीईआरटी के लाइन को पढ़ना है,
हर क्रोमोसोम बच्चा दो दो स्पिंडल फाइबर से जुटेगा। हर क्रोमोसोम दो दो स्पिंडल फाइबर से जुटेगा, एक ऊपर वाले पोल से, एक नीचे वाले पोल से, एक ऊपर वाले पोल से, एक नीचे वाले पोल से। जैसे आप बीच में खड़े हो जाओ, आप हो ना, दो हाथ है, इस हाथ से रस्सी बांधो, इस हाथ से रस्सी बांधो, तभी तो अलग कर पाओगे। तो जो क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड है ना, दोनों साइड से एक एक स्पिंडल फाइबर से जुड़ चुके, एक एक से जुड़ चुके। क्रोमोसोम अभी बेटा बिखरे पड़े, क्रोमोसोम अभी तक बिखरा पड़ा है, पूरा क्रोमोसोम बेटा बिखरा पड़ा है। मेटाफेज में क्या किया जाएगा, सारे क्रोमोसोम को एक जगह पे, सारे क्रोमोसोम को एक जगह पे, इस प्लेन पे जिसका नाम इक्वेटर है, सभी क्रोमोसोम को एक प्लेन पे अरेंज कर दीजिए। यानी रस्सी को अब खींचिए, रस्सी को खींचिए, जो नीचे थे ऊपर थे सबको बेटा, सारे क्रोमोसोम को खींच करके एक प्लेन पे लेते आइए। पिछले क्लास में बताया था, ध्यान से देखिए, ये आपका सेल है, तो ये बच्चा आपका पोल है, ये पोल है, और जो बीच में है ये बेटा इक्वेटर है, इक्वेटर है, इक्वेटर है। आपके सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ चुके हैं, एक प्लेट के फॉर्म में। सभी देखो बच्चा, एक प्लेट के फॉर्म में सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ चुके हैं। तो मेटाफेज की पहचान कैसे करोगे, जब सारे क्रोमोसोम एक प्लेट पे आपको दिखेगा, इक्वेटोरियल प्लेट पे दिखेगा, ये मेटाफेज की पहचान है, ये बेटा मेटाफेज की पहचान है। सभी एक लाइन में अरेंज हो गए। मेरे अंदर 46 रहता तो 46 अरेंज हो जाते, यहां पर 4 है, 4 अरेंज हो गए। और यहां पास आपको बन चुका है सेंट्रोजोम, 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 सेंट्रोजोम। याद करो, सेंट्रोजोम से जो बेटा फाइबर निकलेगा, एस्ट्रल रेस, एस्ट्रल रेस, एस्ट्रल रेस मिल करके क्या कहलाएगा, एस्टर। एस्टर, कितने एस्टर है सर, 2 हैं, एक इस पोल पे, एक इस पोल पे, एम्फीएस्ट्रल, एम्फीएस्ट्रल। अब ये रस्सी बनाएंगे, पिंजड़ा देखा है, पिंजड़ा देखा है, बस पिंजड़े की तरह। बोले सर कैसे, रस्सी बना, ये देखिए यहां से चला, स्पिंडल फाइबर चला, एक पोल से बेटा दूसरे पोल तक पहुंच गया। कहीं पर कोई क्रोमोसोम से बाइंड नहीं हुआ है, क्रोमोसोम से बाइंड नहीं हुआ है, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, एक पोल से चला दूसरे पोल पहुंच गया, कंटिन्यूअस। कुछ यहां देखिए ग्रीन वाला, ये चले और जाकर के काइनेटोकोर से बाइंड करके, काइनेटोकोर से बाइंड करके। तो हर क्रोमोसोम दो दो स्पिंडल फाइबर से जुड़ चुका है, इस पोल के स्पिंडल फाइबर, इस पोल के स्पिंडल फाइबर, इस पोल के स्पिंडल फाइबर, इस पोल के स्पिंडल फाइबर। हर क्रोमोसोम दो दो स्पिंडल फाइबर से जुड़ चुके हैं। तो सर पिंजड़े की तरह पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, पिंजड़ा देखा है ना, तो पिंजड़े की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, बोले हाँ दिख तो रहा है सर। तो इसमें 2 स्पिंडल फाइबर हुए, एक बेटा जो गया एक जगह से दूसरी जगह कंटिन्यूअस, दूसरा हरा वाला सर गया तो, लेकिन वो जाके क्रोमोसोम से जाके चिपक गया था सर, चिपक गया था, वो तो मैंने अभी बताया, इससे पहले ही आपको बता रखा था। वो था बच्चा डिसकंटिन्यूअस, क्या नाम था, डिसकंटिन्यूअस, या इसी को आप कह सकते हो काइनेटोकोरिक, काइनेटोकोरिक स्पिंडल फाइबर, क्योंकि काइनेटोकोर से जुड़ा है और खींच वींच करके सबको एक प्लेट पे अरेंज कर दिया गया है। मेटाफेज क्लियर बच्चा, मेटाफेज क्लियर। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो बहुत क्लियर बच्चा पेज नंबर 165 दिखेगा, बहुत क्लियर आपको पेज नंबर 165 दिखेगा, एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, 100% दिखा। मेटाफेज ध्यान से सुनिए, मेटाफेज में जो क्रोमोसोम है पूरी तरह से बच्चा पूरी तरह से क्वाइल्ड हो चुके, पूरी तरह से बच्चा
क्लियर कट दिख रहे, क्रोमोसोम है वो प्योर बच्चा कंडेंस्ड है, प्योर क्लियर दिख रहा है। तो अगर कभी आपको क्रोमोसोम के नंबर को पढ़ने की बारी आए तो आप मेटाफेज को पढ़िएगा, मेटाफेज में पढ़िए। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम प्योर बेटा कंडेंस फॉर्म में दिख रहा है। कंडेंस मतलब छोटा, छोटा जितना होगा रस्सी बेटा इतना लंबा दिख रहा है सर, वो मोटा 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 क्वाइल 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 कंडेंस कर रहे सर, इतना बड़ा कर दे तो हाँ तब मोटा हो जाएगा तो दिखेगा। तो प्योर कंडेंस फॉर्म में मेटाफेज में होता है। तो बेस्ट फेज है क्रोमोसोम के नंबर को, मॉर्फोलॉजी को स्टडी करना। शेप नहीं बेटा, लिख देता हूं शेप नहीं। अगर क्वेश्चन आएगा शेप तो आप बोलेगा नहीं, नंबर बोलेगा यस, मॉर्फोलॉजी बनावट तो आंसर यस। आपके एनसीईआरटी में जो क्रोमोसोम का फिगर दिया बच्चा, चार चार फिगर दिए सेल वाले चैप्टर में, मेटासेंट्रिक सब मेटासेंट्रिक सबको आता है, वो बेटा मेटाफेज का ही तो है। ऐसे जो बना हुआ है एनसीईआरटी में देखिएगा, ऐसे जो बना हुआ है ना, कुछ बेटा ऐसे बने हुए हैं, इधर बड़ा छोटा ऐसे बना हुआ है, वो बेटा मेटाफेज का ही है। क्योंकि मेटाफेज में एकदम क्लियर कट दिखता है। हाँ अब रीति का है कि शेप क्यों नहीं, शेप आने दो, हर चीज का आंसर है, शेप आने दो, मैं अभी इस पे बातें करूंगा, शेप नहीं, ठीक है, शेप नहीं। ध्यान से सुनना, अब हम लोग एनाफेज की तरफ चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं एनाफेज की तरफ, ध्यान से देखो, ये हम लोग चलते हैं एनाफेज। तो बहुत आसान है, कल भी बताया था, एनाफेज बहुत आसान है। यहां देखिए ये बच्चा एनसीईआरटी का फिगर बना रहा हूं, यहां पास आपका सेंट्रोजोम रेस बनाया, एस्टर बन गए, रेस प्लस सेंट्रोजोम एस्टर, दो एस्टर एम्फी एस्ट्रल। और एनाफेज में क्या होगा सर, जो मैं बोलूंगा ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बोलूंगा बेटा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एनाफेज। एनाफेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एनाफेज में एंजाइम आएगा, क्या आएगा? एंजाइम। ये एंजाइम बच्चा यहां देख लिए, पहले बना देता हूं कि आपको कोई गड़बड़ ना करो भाई, आप तो फिर लास्ट में चिल्लाने है सर ऐसे कैसे बना दिया। ये बेटा एकदम प्योर मेटाफेज में अभी दिख रहा है ना क्रोमोसोम, एकदम क्लियर कट दिख रहा है, चलो क्लियर कट दिख रहा है। और इससे बच्चा आपका स्पिंडल फाइबर जुटा है। जो मैं बोलूंगा ध्यान से सुनना, एनाफेज में क्या होने वाला है, ये तो अभी मेटाफेज है, ये तो मेटाफेज है। एनाफेज में पहला रूल, एंजाइम आएगा और सेंट्रोजोम को काट देगा। सेंट्रोमियर को बेटा काट दिया जाएगा, सेंट्रोमियर बेटा कट हो गया, कट हो गया, कट हो गया, यानी कि बेटा जो क्रोमोसोम के दो हाथ थे, क्रोमैटिड था, वो स्प्लिट हो गए। यहां से बच्चा देख लीजिए, ये स्प्लिट हो गया बच्चा, स्प्लिट हो गया, कट गया। जो क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड्स थे, जिसे आप कहते थे सिस्टर क्रोमैटिड, एक ही क्रोमोसोम के दो आर्म्स है ना, ऐसे कट हो गए, कट, बीच से कैंची लिया, एंजाइम लिया, काटा, ये क्रोमैटिड्स अलग हो गए, अलग हो गए। तो ध्यान से सुनना दो चीज, एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, सेंट्रोमियर ये था देखिए व्हाइट वाला, उसको मैंने काट दिया, सेंट्रोमियर टूट गया। और सेकेंड, सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो गए, सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो गए, तो एनाफेज में आपको बच्चा ऐसा दिखेगा स्ट्रक्चर, एनाफेज में आपको स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा। थोड़ा और जगह ले लेते हैं, और जगह ले लेते हैं, अब रियल में एनाफेज में बना के आपको दिखा रहा हूं एनसीईआरटी का। अब आपको एनाफेज रियल में एनसीईआरटी का बना के दिखा रहा हूं। ये बच्चा लोग बहुत ध्यान से देखना है, ये एस्टर वेस्टर बना दो यार, बना दो। सेंट्रोमियर स्प्लिट हो चुका है, सेंट्रोमियर टूट गए, क्रोमैटिड्स अलग हो चुके, और ये जो क्रोमैटिड्स अलग हो गया है, तो ये बेटा जो सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया, टूट गया, वो आगे चलेगा और क्रोमैटिड बेटा पीछे चलेंगे। ये एनसीईआरटी में लिखा है, सेंट्रोमियर टूट गया, क्रोमैटिड्स
क्या हो गए? क्रोमैटिड्स एक दूसरे से अलग हो गए। और यहां से रस्सी से खींच रहे हो, रस्सी से बेटा खींच रहे हो, रस्सी से खींचा, तो ध्यान से सुनना, रस्सी से जब आप खींचिएगा तो जो सेंट्रोमियर है वो आगे लीड करेगा, आगे चलेगा, और जो बेटा आर्म्स है क्रोमैटिड्स के, बेटा जो आर्म्स है वो पीछे रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। रस्सी से खींचिए, इस पोल पे जा रहा है, ये इस पोल पे जा रहा है। जो मैं बोलूंगा ध्यान से सुनिएगा। जो बेटा आपका एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड्स थे, दोनों अलग हो चुके हैं, इसी का नाम था सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड। और यही बच्चा आज से न्यू डॉटर क्रोमोसोम के नाम से जाना जाएगा। नया क्रोमोसोम का दर्जा दे दीजिए, ये बेटा अब नया क्रोमोसोम हो गए, अब ये दो क्रोमोसोम हो गए। अभी तक देखिए ध्यान से, ये एक क्रोमोसोम था, अब आज से ये नया क्रोमोसोम, ये नया क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम दो हो गए। इसी तरह से ये येलो वाला बेटा टूटेगा तो ये भी सिस्टर क्रोमैटिड नए क्रोमोसोम के नाम से जाना जाएगा। इसे खींचेगा इधर, इसे खींचा जाएगा इधर। तो क्रोमोसोम का नंबर काउंट कर लीजिए थोड़ा और आंसर बताइएगा। अब बच्चा एनाफेज में क्रोमोसोम का नंबर कितना है? एनाफेज में क्रोमोसोम का नंबर कितना हो गया? कोई बच्चा मुझे बताएगा? बोले सर इतना तो मैथ्स आता है हमें। सर पहले 4 था ना, देखो ना, पहले सर एक थे तो ये दो पार्ट्स में टूटे, ये एक थे दो पार्ट्स में टूटे, ये दो पार्ट्स में, ये दो पार्ट्स में। सर 8, यही तो मैं बोल रहा हूं। एनाफेज में बेटा क्रोमोसोम का नंबर 8 हो चुका है। हर क्रोमैटिड्स अब न्यू क्रोमोसोम के नाम से जाना जाएगा, न्यू क्रोमोसोम। एनसीईआरटी का लाइन बेटा न्यू डॉटर क्रोमोसोम, क्योंकि अभी जो नया सेल बनेगा उनमें बेटा यही क्रोमोसोम होंगे। जो अभी नया सेल बनेगा, डॉटर सेल बनेगा, उनमें यही क्रोमोसोम होंगे। तो देखिए 8 हो गए, 4 ऊपर 4 नीचे, 4 ऊपर 4 नीचे। तो मेटाफेज में जहां 4 क्रोमोसोम थे, एनाफेज में बेटा क्रोमोसोमों के 8। अगर आपका सेल होता 46 क्रोमोसोम होते तो बेटा यहां हो जाते हैं 92। अगर आपका सेल होता और यहां बच्चा क्रोमोसोम होते 2n तो यहां बेटा होता 4n। सोचिए, 2n इज द 46, तो बेटा 92 इज द 4n। क्रोमोसोम डबल हो चुके हैं। यानी आपके इस हाथ को अलग कर दिया, इस हाथ को अलग कर दिया, रस्सी से खींचा, बीच से तुम कट गए। एनाफेज में बीच से कट, ये हाथ अलग, इस हाथ को नया क्रोमोसोम, इस हाथ को नया क्रोमोसोम। तो मैं एक इंसान था, एक क्रोमोसोम था, अब दो पार्ट्स में टूट गया, दो क्रोमोसोम बन गए। तो मेरे अंदर 46 थे, अब 92 बन गया। मेरे अंदर 2n था बच्चा, अब 4n बन गए। यही तो इंपॉर्टेंट है, यही तो इंपॉर्टेंट है बच्चा। और जो नया क्रोमोसोम है वो अपोजिट पोल पे खींचा चला रहा है, खींच रहे बेटा रस्सी से, इधर के इधर आ, इधर आ, तो इधर आ, इधर आ। लेकिन जब नया क्रोमोसोम मूव करता है तो एक रूल को फॉलो करेगा। बोले सर क्या? जब वो फॉलो करता है बच्चा तो ये जो सेंट्रोमियर है, हाँ, जो सेंट्रोमियर है वो आगे चलेगा और उसके जो इंड है बच्चा, जो इंड है ना, वो बेटा ट्रेल करेंगे, यानी पीछे रह जाएंगे। तो आगे कौन चलेगा? सेंट्रोमियर। पीछे कौन रहेंगे? ट्रेल कौन करेगा? छूट कौन जाएगा? तो उसके आर्म्स। इसलिए क्या बेटा तुम्हें वी सेप्ट का नहीं दिख रहा है क्रोमोसोम? जो नया क्रोमोसोम बेटा क्या वी सेप्ट का नहीं दिख रहा है? तो सेप कहां दिखा? सेप बेटा कहां दिखा? जब एनाफेज में मूव कराया जाएगा तो आपको बेटा दिखेगा सेप। सेप दिखता है एनाफेज में। फिर से मैं बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। सेल वाले चैप्टर में बताया गया कि देखिए ध्यान से, ये बच्चा यहां बना रहा हूं, ये बच्चा मेटासेंट्रिक है, बीचों बीच में सेंट्रोमियर है, बीचों बीच में। मैंने एनाफेज में काट दिया,
रस्सी से इधर खींच रहा हूं, रस्सी से इधर खींच रहा हूं। जब मैं खींचूंगा तो क्या होगा, आगे में कौन चलेगा, सेंट्रोमियर, और पीछे में जो आर्म से वो ट्रिल करेगा। तो क्या बेटा आपको वी शेप्ड बनता हुआ नहीं दिख रहा है? क्या बेटा आपको वी शेप्ड का क्रोमोसोम अब नहीं दिख रहा है? जो नया क्रोमोसोम का शेप देखिए बच्चा, वी शेप्ड का दिख रहा है जब वो जाएगा। अगर क्रोमोसोम बच्चा सब मेटासेंट्रिक होता, हाँ मेटासेंट्रिक बीचों बीच, सब मेटासेंट्रिक मतलब थोड़ा ऊपर की तरफ होगा, थोड़ा ऊपर की तरफ होगा तो सब मेटासेंट्रिक। इसे जब खींचेगा बच्चा तो ये जब जाएगा, ध्यान से देखिए, तो ये बेटा एल शेप्ड का दिखेगा। ध्यान से देखिए, जब ये जाएगा अपोजिट पोल के तरफ तो क्या होगा, ठीक है एक मिनट, जब ये जाएगा, हाँ तो सेंट्रोमियर उसे लीड करेगा, सेंट्रोमियर उसे लीड करेगा, और यहां पास आपको जो दिखेगा वो बच्चा आपको दिखेगा एल शेप्ड का। अगर सब मेटासेंट्रिक है तो एल शेप्ड का। इसी तरह से बेटा एक्रोसेंट्रिक होगा तो वो दिखेगा बेटा जे शेप्ड का, जे शेप्ड का। और एक होता है आपका टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, उसे जब कीजिएगा बेटा वो दिखेगा आई शेप्ड का, आई शेप्ड का। तो आप अपने एनसीईआरटी में एनाफेज का जो फिगर बना है उसमें बेटा वी शेप बहुत अच्छे से आप देख सकते हो, क्योंकि हमारा मैक्सिमम क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक वाले वी शेप का एकदम बेटा क्लियर दिखेगा। तो शेप कहां पढ़ रहे हो, जब अलग होकर के नया क्रोमोसोम बना तो वो जब अपोजिट पोल पे जा रहा है तब शेप को पढ़ते हैं कि वो कैसा है, वी शेप्ड है या जे शेप्ड है या एल शेप्ड है या आई शेप्ड है ना। तो चलो उस पे तो हम लोग बात करेंगे जब सेल वाला चैप्टर पढ़ेंगे। फिलहाल बच्चा हम लोग अपने टॉपिक्स पे वापस आए। ये रीति ने पूछा था इसलिए मैंने एक्सप्लेन। एनाफेज में बेटा क्रोमोसोम डबल हो चुके हैं, सब कुछ ठीक है। अब मुझे बताइए सर अब क्या होगा, टीलोफेज में क्या होगा। एनाफेज में 8 क्रोमोसोम बन गए, 4n हो गया। सर टीलोफेज में क्या होगा? अरे टीलोफेज तो बहुत आसान है, अब तो लॉजिक लगाना है, कहानी खत्म करना है यार, इतना कौन पढ़ रहा है। देख लीजिए एनसीईआरटी में फिगर को देख लीजिए, जो आपका एनिमल सेल है बेटा थोड़ा अंदर की तरफ धस जाएगा, अंदर की तरफ धस जाएगा टीलोफेज में, अंदर की तरफ धस गया फिगर बच्चा एनसीईआरटी में। और इधर आपके इस पोल पे ध्यान से सुनिएगा, ये बेटा एस्टर, ये एस्टर, स्पिंडल फाइबर खत्म, जो स्पिंडल फाइबर थे वो खत्म हो चुके, खत्म, स्पिंडल फाइबर को फेंक दीजिए उठा करके। और इधर बच्चा आपके 4 क्रोमोसोम आ चुके हैं, देख लीजिए बच्चा ऐसे ही क्रोमोसोम आए हैं, सब मोनाड वाले हैं, ये 4 क्रोमोसोम आ चुका है। इधर भी बच्चा आपको इस पोल पे 4 क्रोमोसोम आ चुके हैं, याद कीजिए हर क्रोमोसोम को तोड़ ओड़ करके लाया था आपने। तो एक पोल पे 4 क्रोमोसोम, इस पोल पे 4 क्रोमोसोम आ चुके हैं। स्पिंडल फाइबर खत्म, स्पिंडल फाइबर खत्म। ध्यान से अब जो मैं बोलूंगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू अपीयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू अपीयर, नया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो गया, नए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनने स्टार्ट हो गए, नए बेटा गोल्जी बॉडी वापस से आ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वापस से आ गए। फिर से सी टीलोफेज में अपोजिट पोल पे क्या चुके, सर अपोजिट पोल पे क्रोमोसोम आ चुका है, ठीक है, 4 इधर 4 इधर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू रीअपियर, पहले बेटा था फिर खत्म हुआ फिर से बनना स्टार्ट हुआ, री मतलब दोबारा अपीयर हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीअपियर, गोल्जी बॉडी रीअपियर, न्यूक्लियोलस रीअपियर। यानी जो आपने लेट टीलोफेज में किया था
उसका उल्टा हो गया। याद करो, लेट टीलोफेज में 4 चीजें बताई थी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, डिसइंटीग्रेट हो रहा था, टूट रहा था, यहां बनना स्टार्ट। गोल्जी बॉडी वहां डिसअपियर हुए थे, यहां रीअपियर। न्यूक्लियोलस डिसअपियर हुआ था, रीअपियर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर हुए थे, यहां रीअपियर हो गए। तो इसलिए टीलोफेज को एक लाइन में आप कह दो बच्चा, टीलोफेज को एक लाइन में कह दीजिए, रिवर्स ऑफ प्रोफेज, रिवर्स ऑफ लेट प्रोफेज लिख देता हूं, लेट प्रोफेज का रिवर्स है। जो आपने काम किया था यहां हो गया। अब ध्यान से सुनिए, जो मैं बोलूंगा, लेट प्रोफेज में बेटा कंडेंसेशन चल रहा था। पहले क्या था, क्रोमैटिन फाइबर धागे नुमा था। तो यहां बच्चा अब डीकंडेंसेशन होगा। एनसीईआरटी का लाइन है बच्चा कि जो क्रोमोसोम एक डिस्क्रीट पार्टिकल था, एकदम क्लियर कट दिखता था, वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर रहा है, वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर रहा है। यानी धीरे धीरे ये बेटा फाइबर नुमा स्ट्रक्चर में वापस से लौट रहे हैं, डीकंडेंसेशन। और प्रोफेज में क्या था, कंडेंसेशन हो रहा था। वो बेटा अब क्रोमोसोम का रूप बेटा वापस से लूज हो रहा है, खत्म हो रहा है। लेकिन मैंने समझाने के लिए यहाँ पर 4 रख दिया है कि आप लोग बच्चा बाद में भूखाओ नहीं, सर क्रोमोसोम कहाँ मेरा चला गया। तो एक्चुअली में क्रोमोसोम अपने स्ट्रक्चर को लॉस कर चुका है। वो बेटा इस तरह का दिख रहा है, लेकिन मैं बनाऊंगा नहीं क्योंकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। वो बेटा रियल में इस तरह का दिखने लगा। एनसीईआरटी का वर्ड है बेटा, ये एनसीईआरटी का लाइन लिखा गया है। वो अपने आइडेंटिटी को लॉस कर रहा है, यानी कि जो धागे नुमा स्ट्रक्चर था ना, उसमें वापस से आ रहा है, और क्रोमोसोम बेटा खत्म हो रहे हैं। तो मेरे लिए जो क्रोमोसोम है वही बेटा क्रोमैटिन फाइबर है। यहाँ पर 4 क्रोमोसोम है, 4 क्रोमैटिन फाइबर, मेरे लिए तो सेम चीज है दोनों। अब देखिए ध्यान से, यानी टेलोफेज आपका हो गया। अब बताइए यहां पास मैं क्वेश्चन पूछता हूं, टीलोफेज में कितने क्रोमोसोम है। अगर पूछा जाए टीलोफेज में सेल के अंदर में कितने न्यूक्लियस है, आंसर आप दीजिएगा 2 न्यूक्लियस है। 2 न्यूक्लियस है, दिख रहा है ना। चलिए बताइए फटाफट, टीलोफेज में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, बताइए तो फटाफट काउंट करके। टीलोफेज के अंदर में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने, तो बोलेंगे सर टोटल क्रोमोसोम यानी सेल में पूछ रहे हो तो 4 इधर है, 4 इधर है। सर अगर सेल में आप पूछिएगा ना तो आंसर करेंगे 8। लेकिन बच्चा अगर क्वेश्चन आया टीलोफेज में इच पोल पे, हर पोल पे कितने क्रोमोसोम है, अगर इच पोल वर्ड यूज कर दिया तो आप बोलिएगा 8 मत बोलिएगा, आंसर बोलिएगा 4 बोलिएगा। इच पोल पे तो 4 ही है ना, इस पोल पे तो 4 ही है ना, ठीक है। तो इसमें गड़बड़ नहीं करना है, क्वेश्चन में देखिएगा पहले ध्यान से, सेल पूछा है, पोल पूछा है, उस अकॉर्डिंग आंसर करना जाता है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो टीलोफेज आपको क्लियर है। अब मुझे बताइए टीलोफेज के बाद में अब हम लोग फटाफट साइटोकाइनेसिस कर देते हैं। कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट है, प्रोफेज कंप्लीट हो गया, मेटाफेज कंप्लीट हो गया, एनाफेज कंप्लीट हो गया, टीलोफेज कंप्लीट हो गए। अब साइटोप्लाज्म का बंटवारा कर दीजिए, क्योंकि न्यूक्लियस का बंटवारा तो हो चुका है, कुछ नहीं करने, इसको और अंदर की तरफ ढकेलिए। साइटोकाइनेसिस तो बहुत आसान है, इसे मेम्ब्रेन को और अंदर की तरफ ढकेलिए, और अंदर की तरफ ढकेलिए, कॉन्स्ट्रिक्शन और बढ़ाइए, और बढ़ाइए, ध्यान से देखिए, इसको बेटा और अंदर की तरफ लाना है, जिससे अंदर में बेटा कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाए, इसी को कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। अंदर में कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, और रिंग बेटा चारों तरफ से खींचेगा, चारों तरफ से बेटा मेम्ब्रेन को खींच रहा है, खींच रहा है। सर कैसे खींच रहा है, ताकत कहां से आया, तो यहां पर कुछ होते बच्चा एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन, जिसके हेल्प से
एक रिंग बनेगा और रिंग चारों तरफ से मेम्ब्रेन को अपनी तरफ खींचेगा, खींचते जा रहे, तो धीरे धीरे खींचते खींचते एक टाइम आएगा कि रिंग और छोटा होते जाएगा ना, और एक टाइम आएगा बच्चा कि ये पूरी तरह से साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया और एक्चुअली में दो आपके सेल बन गए। एक्चुअली में आपके दो सेल बन चुके हैं, सब में अपना अपना न्यूक्लियस है और अपने अपने बच्चा लोग क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है तो मैंने पहले ही बताया था, 1 2 3 और 4। ये दिखेगा नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया कि 4 क्रोमोसोम है भाई, टेंशन मत लेना, 4 क्रोमोसोम है। तो देखिए बच्चा, अब ये बन गया डॉटर सेल, ये बन गया बच्चा डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल बन चुके हैं। लेकिन ये कहानी, ये बेटा साइटोकाइनेसिस की कहानी जो है, ये साइटोकाइनेसिस कहानी मैंने एनिमल की बताई, एनिमल की बताई। प्लांट में तो सेल वॉल होता है और सेल वॉल अंदर की तरफ थोड़ी ना धस जाएगा, प्लांट के अंदर तो सेल वॉल होता है और सेल वॉल को अंदर की तरफ थोड़ी ना धसा दीजिएगा। तो यहां पर एनिमल के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग ने खींच खींच करके अंदर कर दिया। इसी को हम लोग कहते हैं फर्रो मेथड, फर्रो मेथड या क्लीवेज फॉर्मेशन। क्लीवेज फॉर्मेशन, अंदर की तरफ धसते गया, 2 पार्ट्स में टूट गए। प्लांट में ऐसा नहीं होगा क्योंकि वहां पर सेल वॉल है और सेल वॉल को अंदर थोड़ी ना आप धसा दोगे। तो वहां होता है सेल प्लेट मेथड से। कैसे होता है मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए बताइए बच्चा, आपके अंदर में अब 2 डॉटर सेल बन चुके, 2 डॉटर सेल बन गए और पेरेंट सेल को पहले से काउंट कीजिए। आपने स्टार्टिंग में बच्चा पेरेंट सेल जब लिया था, ये था ना हमारा G2, ये था बेटा अर्ली प्रोफेज। जो पेरेंट सेल आपके थे, कितने क्रोमोसोम थे सर? 1 2 3 और 4। कितने क्रोमोसोम थे? 4। मेटाफेज में कितने क्रोमोसोम हो गए? मेटाफेज में आए तो सर मेटाफेज में भी 1 2 3 और 4। एनाफेज में, मेटाफेज में भी, एनाफेज में सर डबल, देखिए ना सर 8 हो गए थे, 4 इधर 4 इधर। इस पोल पे 4, इस पोल पे 4, सेल में बेटा 8। टीलोफेज में, टीलोफेज में सर सेल पूछा जाएगा तो 4 इधर 4 इधर 8। हर न्यूक्लियस में पूछा जाए, न्यूक्लियस में पूछा जाए, पोल पे पूछा जाए तो इधर 4 और इधर 4। अब देखिए, अब सेल 2 बढ़ गए, तो आपका जो पेरेंट सेल था याद करो, उसमें भी 4 क्रोमोसोम थे और डॉटर सेल में भी बेटा 4 क्रोमोसोम। पेरेंट सेल भी 2n था, 4, डॉटर सेल भी 4 क्रोमोसोम है। हो गया इक्वेशनल डिवीजन, हो गया आपका इक्वेशनल डिवीजन। अब टेंशन तो नहीं है, अब तो टेंशन नहीं है। अब याद कीजिए, जब आपने जीवन स्टार्ट किया था, जीवन जब आपने स्टार्ट किया था, तो मैं एक क्विक रिवीजन दे देता हूं, जो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कराता है। एक क्विक रिवीजन देता हूं। जब आपने सेल को स्टार्ट किया, जीवन में चले, जीवन में बच्चा आपके क्रोमोसोम नंबर थे 4, अमाउंट ऑफ डीएनए था 2C। आप गए एस में, क्या पढ़ाया था? एस में अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा, 4 ही रहेंगे। बहुत अच्छे से बताया। फिर आप जाओगे G2 में, G2 में क्रोमोसोम का नंबर 4 ही रहेगा, अमाउंट ऑफ डीएनए 4C ही रहेंगे। सेल के अंदर में डीएनए थोड़ी ना घट जाएगा। अब आएगा प्रोफेज, प्रोफेज में भी क्रोमोसोम नंबर 4, अमाउंट ऑफ डीएनए 4C। अब आएगा मेटाफेज, मेटाफेज में भी सारे क्रोमोसोम चारों के चारों प्लेट पे अरेंज हो गए, अमाउंट ऑफ डीएनए 4C ही होगा उस सेल में। एनाफेज सबसे खतरनाक है। एनाफेज में क्या होगा, सोचिए बच्चा लोग, एनाफेज में जो आपका क्रोमोसोम था वो स्प्लिट हो गया, टूट गया 2 पार्ट्स में। क्रोमोसोम 2 पार्ट्स में टूट गया और 2 नए क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हुआ, तो 4 से हो गया बच्चा 8, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 2n से हो गया 4n, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए थोड़ी ना, अमाउंट ऑफ डीएनए तो सेल में 4C ही होगा। फिर से मैं बोल रहा हूं,
एनाफेज में बहुत खतरनाक सा क्वेश्चन आता है, सेल के अंदर में कितने क्रोमोसोम, तो बोले सर एक क्रोमोसोम 2 पार्ट्स में टूटा, 4 थे तो 8 बने, तो 8 तो दिख दिया ना। सेल में 2n था पहले, अब 4n हो गया, अच्छी बात। अमाउंट सर थोड़ी ना घट जाएगा बढ़ जाएगा, अमाउंट सर पहले भी कितना था हमारा 4c, अभी भी 4c रहेगा, अमाउंट ऑफ डीएनए 4c होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ दिया बच्चा, यहां देखिए मैं बना देता हूं कि बाद में कंफ्यूज मत होना, आपके क्रोमोसोम बच्चा यहां देखिए 1 2 3 और 4, याद करो एनाफेज बताया था ना आपको, बहुत अच्छे से बता रखा है। एनाफेज में देख लीजिए 1 2 3 और 4, सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है तो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर क्वेश्चन आया सेल के अंदर कितना है तो आंसर करके आइएगा 8। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ गया इच पोल पे कितना है बेटा, इस पोल पे अब कितना हो जाएंगे, इस पोल पे कितने आ रहे हैं सर 4, इस पोल पे कितना आ रहा है सर 4, पोल पे अगर पूछा तो 4 करिएगा, सेल में पूछा तो 8 है। अभी अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है सर, टोटल तो सेल में सर सब जगह तो 4c ही चल रहा है, इच पोल पे पूछा, इस पोल पे कितना आ जाएंगे 2c, इस पोल पे कितना आ जाएगा 2c। अब टीलोफेज तो सेम है, टीलोफेज में क्या बोलेंगे, टीलोफेज में क्या होगा बोलो, टीलोफेज में क्या होगा, ये सेल है, इस सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बन गए, 2 न्यूक्लियस बन गए, इस न्यूक्लियस में 1 2 3 और 4 क्रोमोसोम, 1 2 3 और 4 क्रोमोसोम। तो क्वेश्चन आया एक न्यूक्लियस में कितना क्रोमोसोम होगा, 4, एक न्यूक्लियस में कितना क्रोमोसोम होगा सर 4। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया सेल में कितना है, सेल में कितना है, तो सेल के अंदर तो 2 न्यूक्लियस है, 4 यहां है 4 यहां है, तो आंसर हो जाएगा 8, आंसर क्या हो जाएगा 8। अगर न्यूक्लियस पूछा तो 4 बोलिएगा, सेल पूछा तो 8 बोलिएगा। अमाउंट बताइए, इस न्यूक्लियस के अंदर देखो सेल के अंदर तो 4c ही है, आपने एक बार डबल कर लिया तो बेटा अमाउंट तो 4c ही है सभी में, लेकिन इसमें आधा डीएनए यहां आ गए और आधा डीएनए यहां आ गया, इच न्यूक्लियस कंटेन 2c और इच सेल बचा, एक सेल में कितना है तो बोलेगा 4c, लेकिन इच न्यूक्लियस कंटेन 2c। तो यही तो कंफ्यूज कराते, यही तो कंफ्यूज कराते। और उसके बाद में जैसे ही साइटोकाइनेसिस हुआ 2 सेल बन गए, अब क्लियर 2 सेल बन गए, एक न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस, एक सेल में 1 2 3 और 4 क्रोमोसोम, 1 2 3 और 4 क्रोमोसोम। सोचिए 4 क्रोमोसोम यानी कि ये बेटा 2n है, 2n इज द 4। इसके अंदर कितने क्रोमोसोम सर 4 क्रोमोसोम है, 2n इज द 4। तो जैसे पेरेंट सेल था, देखो अब पेरेंट सेल हमारा क्या था, यहां था ना, पेरेंट सेल के अंदर में क्रोमोसोम 4, 2n इज द 4, डॉटर सेल में भी 2n इज द 4, इक्वेशनल डिवीजन प्रूफ हो गया। अरे जीवन में तुम्हारा कितने क्रोमोसोम थे सर 4 थे, यही सेल तो डिवाइड किया था सर, डॉटर सेल में भी तो 4 ही क्रोमोसोम है, पहले 2n था अब भी 2n है। हाँ अब अमाउंट ऑफ डीएनए बताइए, सर जीवन में तो 2c था, अब सेल 2 पार्ट्स में टूट गया, तो जीवन में 2c था, एस में 4c हो गया ना, G2 में भी 4c, प्रोफेज में भी 4c, मेटाफेज में भी 4c, एनाफेज में भी 4c होगा, टीलोफेज में भी 4c होगा उस सेल में। और टीलोफेज के बाद जब साइटोप्लाज्म अलग हुआ तो इच सेल कंटेन 2c और 2c, सेल के अंदर में एस से ही 4c हो चुका है, तो प्रोफेज में भी 4c, मेटाफेज में भी 4c, एनाफेज में भी 4c। हाँ इच पोल पूछे तो 2c 2c, इच सेल, मैंने सेल की बात की तो बोलेगा सर सब जगह तो 4c होगा ना, अमाउंट सर 4c हो चुका है तो आधा वाधा कहां करना है। और जब सेल टूट जाएगा तो 2c और 2c बांट दिया जाएगा। तो देखो ये बेटा 100% ये सेल
आपके पेरेंट सेल से दिखता है। पेरेंट में 2C था, डॉटर में भी 2C। पेरेंट 2N था, डॉटर भी 2N है। पेरेंट में 4 क्रोमोसोम थे, डॉटर में भी 4 क्रोमोसोम। अब मेरे में से दिमाग में बेटा क्लैरिटी आ गई। तो आपको क्या करना है, इस रिकॉर्डेड पार्ट को आज शाम में बैठ करके आराम से रोक रोक करके चीजें समझ में रिवर्स करो, चीजें समझ में रोक करके फिर से सोचो, दिमाग खोलो, एनसीईआरटी पढ़ो, साथ में एनसीईआरटी लेके बैठना है और इस रिकॉर्डेड वीडियोस को देखिएगा। लाइफ में बेटा कभी भी तुम्हारा माइटोसिस से क्वेश्चन लाइफ में गलत नहीं होगा। कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछ दे दुनिया, कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछे, 2C 4C 8C कुछ करे, अगर लॉजिक से चलोगे तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन पढ़ने के दौरान एक चीज जरूर पढ़िएगा कि अमाउंट ऑफ डीएनए बेटा सेल में पूछ रहा है या पोल पे पूछ रहा है। एनाफेज में सोचिए क्रोमोसोम 8 हो चुके हैं, इच पोल पे तो 4 ही गया, 4 ही गए। अगर पोल पूछा तो आंसर अलग होगा, सेल पूछा तो आंसर अलग होगा। प्रोफेज में 4C, मेटाफेज 4C, एनाफेज में सेल में पूछा तो 4C डीएनए। अगर पोल पे पूछा जाएगा तो आधा इधर डीएनए, क्योंकि आधा क्रोमोसोम तो उधर जा चुके हैं, वो आधा इधर आ गया तो 2C 2C हो जाएगा। तो इस वाले में कभी गड़बड़ नहीं करना है। तो चलो आप बताओ किसे किसे बेटा माइटोसिस समझ में आया। तो मैंने पूरा बच्चा कंप्लीट कर दिया है, माइटोसिस की कंप्लीट कहानी बता दी। कर लोगे? तो वापस से इसे रिकॉर्डेड वाले को अगर नहीं देखा बच्चा तो कल मियोसिस 0 समझ में आएगा, लड्डू कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर तुम्हें माइटोसिस अच्छे से नहीं आता तो मियोसिस के बारे में कल भूल जाना ना। इसलिए आज तुम्हें ये मेहनत करना पड़ेगा, या कल सुबह में करो, शाम में करो, तुम्हें बेटा ये चीज को वापस से रिकॉर्डेड फॉर्म में करना ही पड़ेगा, तभी चैप्टर कल तक फिनिश हो जाएगा। मियोसिस में 2 क्लास लगेंगे। चलो ठीक है, तो एनसीईआरटी को ले करके बैठिएगा और जहां जहां मैंने एनसीईआरटी को कोट किया है, एनाफेज में क्या हुआ, लेट प्रोफेज में क्या हुआ, अर्ली में क्या हुआ, एनसीईआरटी का ही केवल लाइन बोला, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं बताया। चलो ठीक है, तो क्लासेस लंबी जाएगी भाई, क्योंकि हमें क्या करना है, चीजों को रिलेट करना था।